चलो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत सत्कार अभिनंदन करता हूँ मैं अभिषेक आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बताएं फर्स्ट ईयर की हमारी लगभग 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। पूरे 5 के 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 6 चैप्टर, जो कि हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस का है। ठीक है, जितने भी आपके घरों में उपकरण देखे होंगे आपने, ठीक है, ज़्यादातर हम लोग इसमें 90% इंस्ट्रूमेंट वो पढ़ेंगे जो कि आपके घरों में सामान्यतः इस्तेमाल होते हैं। तो ये चैप्टर मेरी नज़र में बहुत ही ईजी, इंटरेस्टिंग, सबसे बात करें इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कहते हैं वो ये वाला रहता है। फर्स्ट ईयर में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट को इसके बारे में पता होता है। और दूसरी बात मैं कहूँ तो सबसे ईजी चैप्टर भी है। तो ये चैप्टर आप पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, बिना स्किप करें पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे और अपना वैल्यूबल कमेंट जरूर करें। और अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट हो आप लोगों को मिलते रहे। चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे घरेलू वैद्युतिक उपकरण यानी कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज की वीडियो में। चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहले से छोटा सा इंट्रोडक्शन क्या कहता है इस चैप्टर का। इंट्रोडक्शन ये कहता है कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की ऊर्जा जिसका प्रयोग हम अलग अलग कार्यों में जैसे कि ऊष्मा, प्रकाश, यांत्रिक ऊर्जा आदि में अनुभव किया जा सकता है। परंतु वर्तमान युग में क्या होता है, विद्युत मनुष्य की दैनिक दिन, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी हमारे दैनिक जीवन का भाग है। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, ये मोबाइल हम लोग चला रहे हैं। आप बिना मोबाइल के आप लोग जी सकते हैं, और मोबाइल कैसे चार्ज हुआ, इलेक्ट्रिसिटी से। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, और इलेक्ट्रिसिटी हमारे सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, आजकल हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, इतनी गर्मी है। आप चलो लोग एसी के बिना नहीं रह पाते, मगर पंखे के बिना क्या आप रह सकते हो, एक बार को एसी के बिना रह लो। एक अभिन्न अंग बन गया है। इसीलिए विद्युत के विभिन्न प्रभाव जैसे तापीय, चुंबकीय, रासायनिक आदि का उपयोग विभिन्न घरेलू, औद्योगिक और वैद्युतिक उपकरणों में किया जाता है। वैद्युतिक ऊर्जा द्वारा चलने वाले नए घरेलू उपकरण तैयार किए जा रहे हैं जो ऊष्मक व शीतलक के रूप में, यानी कि जो हीटिंग और कूलिंग दोनों देते हैं। अतः इस अध्याय में हम लोग घरेलू उपकरणों की पूरी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और मरम्मत, ठीक है, हम लोग रिपेयर भी कैसे करते हैं ना, ये भी देखेंगे कि फॉल्ट किस तरह से आता है और रिपेयर किस तरह से होता है। सबसे पहले देखिए, वर्तमान समय में दैनिक जीवन के कुछ घरेलू उपकरण हैं जैसे हीटर, स्टोव, विद्युत प्रेस, गीजर, पंखे, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर इत्यादि। मतलब ये सारे तो हम लोग पढ़ेंगे, और इसके अलावा भी जो नाम नहीं ले पाए हैं, ठीक है, क्योंकि थक गया था बेचारा लिखते लिखते, इसलिए इसने कम नाम लिखे, तो हम आगे पढ़ लेंगे, अभी कोई बात नहीं। चलिए अब बात करते हैं रूम हीटर की। रूम हीटर, अब देखो गर्मी के मौसम में ये कह रहा है कि बोले हीटर लगाओ, बोला जाने कैसा बेवकूफ़ आदमी है। इसको पता है कि बच्चे गर्मी के मौसम में पढ़ेंगे, तो इसको कम से कम पहले फ्रिज या ऐसे दे देना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब हीटर दे दिया तो कोई बात नहीं, चाय बना लेंगे अपन। जरूरी है कि अपन को नहीं हीटर से गर्मी लेनी है, हम लोग चाय बना लेंगे, पराठे बना लेंगे इस पर। चलो शीत ऋतु में यानी कि सर्दी के मौसम में कमरों को गर्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये रूम हीटर कहलाता है। कई लोग तो क्या है अपने कच्चे भी इस पर सुखा लो मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, कपड़े सुखा लेते हैं और बहुत सारे काम कर लेते हैं। रोटी सेकते हो देखा कई लोगों को मैंने, कुछ भी हो सकता है। रूम हीटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो रॉड टाइप होता है और दूसरा होता है बाउल टाइप। ठीक है, एक आपने रॉड टाइप देखा होगा जो रॉड लगी रहती है जैसे ये वाला, दूसरा बाउल टाइप होता है। बाउल टाइप तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, अभी डायग्राम दिखाऊंगा, सभी लोग समझ जाओगे। सबसे पहले देखते हैं रॉड टाइप हीटर। तो ये घरेलू उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, यानी कि एक हीटिंग एलिमेंट होता है। इस हीलिंग एलिमेंट में से जैसे हम लोग करंट फ्लो करते हैं, इसका क्या रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो ये बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न करता है। क्योंकि आपको पता है हीट किसके प्रोपोर्शनल होती है, H इज प्रोपोर्शनल टू I²R। ठीक है, करंट तो अपन ज़्यादा दे रहे हैं, मगर रेजिस्टेंस, अगर मान लो करंट कम है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा होगी और करंट की तो कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो हमारा हीटिंग रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, हीटिंग रेजिस्टेंस हमारा बढ़ता जाएगा, हीटिंग बढ़ती जाएगी, सॉरी। इस उपकरण में ऊष्मा उत्पन्न करने वाले तार या एलिमेंट को नाइक्रोम से निर्मित होता है। और इस प्रकार के हीटर में रॉड की संख्या 1 या 2 हो सकती है। आप 1, 2, कई लोग 3 रॉड का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जितनी ज़्यादा हीट चाहिए। 2 रॉड वाले हीटर, रूम हीटर में एक स्विच के द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा, मैंने पर्सनली देखा है कि 2 रॉड होती है ऊपर नीचे, आप चाहें तो दोनों स्विच होते हैं। एक स्विच से एक रॉड ओपन होगी, दूसरे से दूसरी, और ये कनेक्शन बहुत आसान है। आप स्विच के कनेक्शन के द्वारा ये बहुत आसानी से दे सकते हैं। आवश्यकता अनुसार हम लोग 1 या 2 स्विच को ऑन कर सकते हैं। अच्छा, इसका डायग्राम याद रखेंगे, डायग्राम देके आपसे पूछ सकते हैं बताइए किसका चित्र है। अब बात करें तो इसके मुख्य भाग, देखो इतना आसान चैप्टर रहने वाले ना, कुछ ऐसा है ही नहीं एक्सप्लेन करने जैसा। आप देखो कितनी जल्दी समझोगे। हीटिंग एलिमेंट, तो ये चीनी मिट्टी से बने लगभग 30 सेंटीमीटर लंबे और 2 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप का नाइक्रोम तार लपेटा। तो ये नहीं पूछेगा आपसे कितने सेंटीमीटर लंबा और कितने सेंटीमीटर व्यास का होता है, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। हीटर के एक तंतु की वाटेज लगभग 1000 वाट होती है, आजकल तो इससे भी ज़्यादा आने लगा है। तो हीटिंग एलिमेंट आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, नाइक्रोम वायर का बना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम वायर का बना होता है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्टर। तो रिफ्लेक्टर क्या होता है, देखिए
यह निकल क्रोमियम परत चढ़ी लोहे की शीट से, ठीक है। आपने देखा होगा जो हीटिंग एलिमेंट उसके पीछे वाली जो लेयर दीवार होती है ये होती है रिफ्लेक्टर, यानी कि जितनी भी ऊष्मा उस पर पड़ेगी दोबारा रिफ्लेक्ट होकर सामने की तरफ आएगी। तो यह ऊष्मा की किरणों को आगे की ओर परावर्तित करता है। ऊष्मा की किरणों को उपयुक्त तरीके से परावर्तित करने के लिए परावर्तक के नीचे एक स्टैंड, अब जो हीट की रेस हैं इन सभी को क्या है रिफ्लेक्ट करने के लिए, इन सभी को रिफ्लेक्ट करने के लिए रिफ्लेक्टर के नीचे एक स्टैंड लगा दिया जाता है ताकि वो टिकी रहे। ग्रिल की बात करें तो ऊष्मक तंतु को निकल क्रोमियम परत चढ़ी लोहे के तार से बनी जाली से ढक दिया जाता है। आप लोगों ने देखा ये जो है इसे लोहे की एक जाली ढकी रहती है ऊपर, और इस जाली को रिफ्लेक्टर में कस दिया जाता है। रिफ्लेक्टर जो आपकी सतह है उसके साथ इसे कस दिया जाता है। तो लोहे की जो जाली लगी रहती है ऊपर इसे ही हम लोग ग्रिल कहते हैं। ये जाली ऊष्मक तंतु, यानी कि आप देखो आप जाली पे टच करोगे तो आप डायरेक्ट हीटिंग एलिमेंट को टच नहीं कर पाओगे, तो ये जाली ऊष्मक तंतु को मानव के स्पर्श से बचाती है, जिससे क्या होता है मानव तथा तंतु दोनों की सुरक्षा होती है। ऊष्मक तंतु के खराब होने पर उसे परिवर्तित करके इस ग्रिल को खोला जा सकता है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, ऊष्मक तंतु का अगर खराब हो जाए मान लो हीटिंग एलिमेंट, तो इस जाली को खोलो और ग्रिल को अपन बदल सकते हैं, हीटिंग एलिमेंट को हम लोग बदल सकते हैं। अब आता है संयोजक तथा लीड। तो क्या है, जो आपका हीटिंग एलिमेंट कनेक्ट करा है आप उसे क्या है मोटे तांबे के तार से कनेक्शन करके बाहर की तरफ निकालेंगे। मोटे तांबे के तार क्यों, कि हीट बहुत ज़्यादा रही है, ज़्यादा वाटेज का, इसीलिए हम लोग मोटे तार इस्तेमाल करने पड़ेंगे क्योंकि करंट ज़्यादा फ्लो होती है। स्विच, 2 रोड वाला हीटर में क्या करेंगे अलग अलग कनेक्शन देने पड़ेंगे, एक स्विच के साथ एक एक रोड के साथ एक स्विच, दूसरे रोड के साथ दूसरा स्विच, यानी कि जब आपको जरूरत हो आप वो वाली रोड ओपन करके हीट ले सको, और जब ज़्यादा जरूरत हो तब आप लोग दोनों रोड को इस्तेमाल करके ज़्यादा गर्मी भी ले सकते हो, है ना। हाई गर्मी अगर ज़्यादा सर्दी लग रही तो ले लो, और अब ये कोई बैठेगा क्या हीटर के आगे, हीटर को उठा के फेंक देगा। कोई भी अगर हीटर बोलेगा बोले भैया हीटर ले लो, हम क्या करेंगे हीटर को उठा के फेंक देंगे, क्योंकि गर्मी अभी देखो इतनी, मतलब जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका है, 2 जुलाई का दिन और इतनी गर्मी पड़ रही है, जाने क्या होगा। भगवान भी अभी नाराज चल रहे हैं हमारे से। प्लग टॉप तथा मेन लीड्स, संयोजक तथा स्विच से मेन लीड को संयोजित कर मेन लीड के सिरे एक 3 पिन टॉप पर, आपको पता है भाई प्लग टॉप पर 3 पिन लगाएंगे। मानव को विद्युत झटके से बचाने के लिए क्या है रिफ्लेक्टर या स्टैंड दोनों को अर्थ करना बहुत आवश्यक है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब भाई ये क्या मूवेबल डिवाइस है तो इसमें अर्थिंग को कैसे लगाएंगे नीचे से, इसलिए हम लोग 3 पिन अर्थिंग का प्रयोग करते हैं ताकि इसमें किसी भी तरह से अर्थ फॉल्ट ना आए, किसी भी तरह से अर्थ फॉल्ट ना आए, और आए भी तो हमें झटका ना लगे। अब बात करते हैं बाउल टाइप हीटर। तो देखो ये होता है आपका बाउल टाइप हीटर। पहले तो ये रॉड टाइप था, अब ये बाउल टाइप हीटर क्या होता है, इसमें आपको सीधे पूरा प्रकाश आपके पास आता है। देखिए इस हीटर के प्रकार एवं भाग सामान्यतः रॉड टाइप है, बिल्कुल सब कुछ रॉड टाइप का है, बस बाउल प्रकार के रूम हीटर में लट्टू के आकार का, जो हमने देखा है बल्ब उसके आकार का हीटिंग एलिमेंट तथा अर्ध गोलाकार रिफ्लेक्टर। सो वहाँ पे रिफ्लेक्टर अलग प्रकार का था और यहाँ पे क्या है अर्ध गोलाकार रिफ्लेक्टर प्रयोग किया जाता है। हीटर के अन्य भाग उपयुक्त आकार व आकृति के लगाए जाते हैं। अब हीटर के जो बाकी के भाग हैं इसी के आकृति के अनुसार लगाए जाएंगे, जो रॉड हीटर के समान ही, मटेरियल सब कुछ सेम है, बस इसकी आकृति के अनुसार हम उसे सेट कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस हीटर में सिर्फ एक ही तंतु होता है, इस हीटर में सिर्फ एक ही तंतु होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा बताइए वो कौन सा हीटर होता है जिसमें 2 तंतु होते हैं, रॉड टाइप रिफ्लेक्ट और या फिर ये क्या नाम है इसका बाउल टाइप। तो आप क्या टिक करेंगे, रॉड टाइप में एक ही तंतु होता है और इसकी वाटेज भी 1000 वाट रखी जाती है। इसकी वाटेज भी कितनी है, 1000 वाट ही होती है। सो अब इसके बारे में अपने को इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, कौन कौन से इससे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम टू सेम सारी चीज़ें होगी जैसा रॉड टाइप में था, तो हम लोग वहाँ से पढ़ लेंगे। अब बात आती है इलेक्ट्रिकल स्टोव की। तो आपने इलेक्ट्रिकल स्टोव क्या होता है, इलेक्ट्रिकल स्टोव में कहूँ आपने हीटर देखा है ना, आप लोगों ने हीटर देखा है, आपके घरों में हीटर होता था जो कि गोल होता था, इस तरह से गोल होता था हीटर। में आपको दिखाऊं, इस तरह से गोल हीटर होता था आपके, ठीक है, ऐसे जालियाँ लगी रहती थी इसकी, ठीक है, ऐसे जालियाँ लगी रहती थी, तो ये हीटर होता था। अब सेम टू सेम हीटर को क्या करा, एक नॉब लगा के कि उसका हम लोग वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सके, करंट को कम ज़्यादा कर सके, हमने विद्युत स्टोव बना दिया। जो नॉर्मल हीटर रहता था उसमें क्या हमारा कंट्रोल नहीं रहता था, एक बार सप्लाई ऑन करी तो वो बहुत ज़्यादा हीट देता था, कंट्रोलिंग उसमें नहीं थी। अब इलेक्ट्रिकल स्टोव क्या बनाया मैंने, उसमें एक रेगुलेटर लगा के उसे कंट्रोल कर दिया। तो रसोई घर में खाना पकाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला वैद्युतिक उपकरण ही विद्युत स्टोव कहलाता है। ये उपकरण विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, जिसके अनुसार जब भी किसी रेजिस्टेंस युक्त वायर, रेजिस्टेंस आपको पता है हाई रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस युक्त वायर में से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो जाती है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। हीटर, स्टोव, प्रेस, हॉट प्लेट, केतली, टोस्टर इत्यादि ये सभी उपकरण इसी सिद्धांत पर काम करते हैं कि जैसे ही हम लोग वायर में हाई रेजिस्टेंस वाले वायर में करंट फ्लो करेंगे तो हीट पैदा होगी। देखिए अब इसमें क्या है भाई, ग्रिल लगा दी ताकि अपने को उससे झटका ना लगे, बॉडी है, इंसुलेटेड हैंडल है और यहाँ पे सॉकेट कनेक्शन कर दिया। हीटर प्लेट, तो देखिए हीटर प्लेट दिखा दी ना आपको, हीटर प्लेट तो इसी तरह से होती है। तो यह चीनी मिट्टी से बनी 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर व्यास वाली 10 से 25 मोटाई वाली एक गोल प्लेट होती है। इस प्लेट में खांचे बने होते हैं, क्या कटे होते हैं, स्लॉट कटे रहते हैं,
जिनका आकार ऐसा होता है कि उसमें एक लंबा कॉइलनुमा तंतु को फंसाया जा सके। आकार कैसा होता है कि लंबा कॉइलनुमा तंतु को हम लोग आराम से फंसाया जा सके। ये प्लेट अब देखिए 1300 डिग्री सेल्सियस, कितना ज़्यादा तापमान हो गया, 1300 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन करने में सक्षम होती है। अब आता है हीटिंग एलिमेंट। तो भाई हीटिंग एलिमेंट तो नाइक्रोम का ही बना रहेगा, ठीक है। सो ये नाइक्रोम के 26 या 28, अच्छा ये चीज़ ध्यान रखने की, जो गैस स्टोव है इसमें 28 या 26 स्क्वायर गेज वायर का लंबा कॉइलनुमा तंतु होता है, जिसकी लंबाई लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर है। बट हम लोग इस तरह से लगाते हैं ना तो हमें लंबाई ज़्यादा दिखती नहीं है। और ये 900 डिग्री सेंटीग्रेड 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक कार्य करने में सक्षम है। इसकी वाटेज 1000 से 2000 वाट तक रखी जा सकती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल स्टोव को ज़्यादा हीट चाहिए तो 1000 से 2000 वाट रखेंगे। बॉडी की बात करें तो यह गोल तथा आयताकार आकृति में लोहे की शीट से गोल होती है, आयताकार आकृति की लोहे की शीट में बना दी जाती है। आपको गोल आयताकार जैसी बनानी है और इस पर या तो पेंट चढ़ाया जाएगा या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग से निकल क्रोमियम की परत चढ़ाई जाएगी और इसके ऊपर ही हीटर प्लेट, हैंडल, सॉकेट इत्यादि लगाए जाते हैं। तो ये बाहर की बॉडी हो गई ग्रिल। अब ग्रिल वही हो गई जो पहले हमारे हीटर में थी। ऊपर एक जाली वाली प्लेट चढ़ा दी जाती है निकल और क्रोमियम आलेपित करके, जिससे कि हमें क्या है करंट ना लगे, हम उसकी साफ सफाई करें तो उसे खोल सके, हमें उसका डायरेक्ट हीटर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो इसलिए। कनेक्टिंग लीड, तो वही 3 पिन वाला बीट्स चढ़ाकर हम लोग कनेक्टिंग लीड लगा लेंगे। स्विच क्या होता है, सॉकेट व कनेक्टिंग लीड के सीरीज क्रम में 5 एम्पीयर / 10 एम्पीयर 250 वोल्ट एसपी का एक स्विच लगा देंगे, जो कि इस विद्युत स्टोव को ऑन और ऑफ करने के काम आते हैं। तो ये चीज़ भी हमारी इतनी खास नहीं थी, ठीक है। सॉकेट, वही सॉकेट को सप्लाई सोर्स से कनेक्ट करने के लिए स्टोव की बॉडी पर एक सॉकेट लगाएंगे। प्लग टॉप तथा मेन लीड, तो देखो ये प्लग हो गया, प्लग टॉप हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग कनेक्ट कर देंगे। और 3 पिन प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि अर्थिंग के लिए 3 पिन का इस्तेमाल क्यों करेंगे, अर्थिंग के लिए। अब देखिए 2 चीज़ हमारे कितने आसानी से और कितनी फटाफट हो गई। मात्र अभी तक हमने 2 चीज़ पढ़ी और कितनी जल्दी से हो गई। तो देखिए जब भी तो मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर काफ़ी ईजी है और काफ़ी जल्दी हम लोग इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल आयरन की। तो देखिए घरेलू तथा व्यापारिक स्तर पर, जो हमारे घरेलू है और तथा व्यापारिक स्तर पर सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला वैद्युतिक उपकरण क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रेस। इलेक्ट्रिकल प्रेस हम सभी लोग घर में इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। क्या है, सबके घर में एक प्रेस होती है, एकदम मतलब टिपटॉप बन के हीरो बन के जाना है तो क्या करेंगे भाई, कपड़े मम्मी को ऑर्डर देंगे, बहन को ऑर्डर दे देंगे, भाई कपड़े प्रेस कर दो, और फिर एकदम हीरो बन के जाना है ना। सभी लोगों को प्रेस किए कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, क्या भाई टिपटॉप लगना है, एकदम फिटफाट हीरो लगना है। तो सामान्य घरेलू उपयोग हेतु 350 वाट से 750 वाट तक की क्षमता के 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम वजन के विद्युत प्रेस बनाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे 1 से 1.5 किलो वजन के होते हैं, ज़्यादा भारी नहीं होते। आजकल तो उससे भी हल्के आ गए। आपको पता है ये किताब कब की है, हड़प्पा सभ्यता की, तो इसमें 1-1.5 किलो की पहले मेरे घर पे है प्रेस, बहुत पुरानी है, लगभग 2 से 2.5 किलो का वजन है। और आजकल जो प्रेस आती है मतलब इतनी हल्की है, एक उंगली से छोटा सा बच्चा भी उठा ले, 200 ग्राम की पिन आती है, 150-200 ग्राम की। और पहले बहुत, अच्छा प्रेस का मतलब ही क्या होता है, दबाना, प्रेसिंग करना, तो वो उस टाइम होती थी। मगर आजकल क्या है, बहुत एकदम हल्की प्रेस आती है जो किसी काम की नहीं रहती। देखिए अब इसकी मेन आती है सोल्ड प्लेट। ये जो देखिए इस तरह से प्लेट होती है, आपको है ना कभी कभी क्या होता है कि प्रेस आपकी गर्म नहीं हो रही, तो क्या होता है उसका हीटिंग एलिमेंट टूट गया है, तो आप लोग बाजार में दिखाओगे वो आपसे 500-600 रुपये ले लेगा। मगर हम लोगों को क्या है, मात्र 25 से 30 रुपये का इसका हीटिंग एलिमेंट आता है, बाजार जाओ वो ले आओ और बदल दो। सो सोल्ड प्लेट क्या है, ये माइल्ड स्टील से बनी लगभग त्रिभुजाकार 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 10 mm से 15 mm मोटी प्लेट होती है। इसकी निचली सतह क्या होती है, भली प्रकार से पॉलिश की हुई तथा समतल। निचली सतह पे एकदम पॉलिश कर देते हैं और उसे समतल बनाते हैं। यह सतह प्रेस का आधार होती है। ये जो है ना निचली सरफेस इसका बेस होती है, जिस पर प्रेस के सभी अवयव कसे जाते हैं। मेन एलिमेंट तो ये है क्योंकि इसमें फेज न्यूट्रल देके सप्लाई देंगे जब ये हीट देगी, बाकी के बाद में आते हैं। तो ये हो गया आपका सोल प्लेट, नीचे जिस पर सोल प्लेट कसी जाएगी। अब सोल प्लेट पे हम लोग लगाएंगे अपना हीटिंग एलिमेंट। ये सोल प्लेट थी, अब इस पर हीटिंग एलिमेंट लगाएंगे। तो जिस आकार की सोल प्लेट है उसी आकार का हीटिंग एलिमेंट होगा। ये अभ्रक के त्रिभुजाकार टुकड़ों पर नाइक्रोम चपटे नाइक्रोम तार को लपेटकर बनाया जाता है। इस तंतु के सिरे से हम लोग क्या, इस एलिमेंट के सिरे से तांबे की 2 पत्तियां निकाली जाती है। इसकी वाटेज प्राइस 350, 450, 600, 700 वाट तक का भी आता है। तंतु की अभ्रक की 2 त्रिभुजाकार शीट्स के बीच रिविट, यानी कि क्या, अभ्रक मायका होता है ना, चमकदार पत्थर आता है, उसके बीच में इसको फंसा के रखा जाता है। उष्मक तंतु को सोल प्लेट के ऊपर ही लगाया जाता है। उष्मक जो आपका तंतु है, हीटिंग एलिमेंट, इसे क्या करेंगे हम लोग, सोल प्लेट के ऊपर लगाएंगे। चलिए अब बात करते हैं प्रेशर प्लेट। तो प्रेशर प्लेट क्या है, जो हीटिंग एलिमेंट के ऊपर एस्बेस्टस की एक त्रिभुजाकार शीट एक को रखी जाती है। ये कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील से बनी एक प्रेशर प्लेट कसी जाती है। प्रेशर प्लेट को सोल प्लेट पर कसने के लिए सोल प्लेट में 2 चूड़ियाँ युक्त छिद्र, अच्छा ये छिद्र तो कसने के लिए बने होंगे, जिसमें बिना हेड के बोल्ट कस दिए जाते हैं और नटों को प्रयोग करके प्रेशर प्लेट को सोल प्लेट पर कस दिया जाता है। यानी कि प्रेशर प्लेट और सोल प्लेट के बीच आपका हीटिंग एलिमेंट है।
प्रेशर प्लेट और सोल प्लेट के बीच में आपने हीटिंग एलिमेंट लगा दिया और इन दोनों को दबा दिया बराबर, ताकि गर्मी बराबर मिलती रहे। ढक्कन, अब देखिए इस पर ये ऐसा ढक्कन होता है हैंडल पकड़ने का, तो लोहे की शीट से बना तंतु व प्रेशर प्लेट को ढक लेता है और प्रेस करने वाले व्यक्ति को विद्युत झटके से बचाने के लिए सोल प्लेट की ऊष्मा से बचाता है, ताकि हमें झटका ना लगे और ज़्यादा गर्मी भी महसूस ना हो। बात करें हैंडल की, तो देखिए अब ये हैंडल है। हैंडल क्या है? ये ऊष्मा के कुचालक पदार्थ या तो लकड़ी, बेकेलेट या प्लास्टिक का बना होता है। हैंडल तथा ढक्कन दोनों ही सोल प्लेट पर कसे जाएंगे। हैंडल और ढक्कन जो था दोनों ही सोल प्लेट पर कसे जाएंगे और कसे गए बोल्ट पर बंद टॉप वाले नट से, बंद टॉप वाला जो नट होता है ना, उसके द्वारा कस दिया जाएगा। सॉकेट, तो सॉकेट आप लोगों को पता है, सॉकेट को हील के पास लगाया जाएगा। हील गर्म प्रेस को लकड़ी, फर्श या वस्त्र पर नहीं रखा जाता, इसे खड़ी अवस्था में या तो मेज या फर्श पर टिकाया जाता है। इसके लिए सॉकेट की ओर लोहे के मोटे तार से बनी हील लगाई जाती है। जो सॉकेट है उसकी तरफ क्या एक मोटे तार से बनी हील लगाई जाएगी, जिससे वो आसानी से टिक सके। प्लग टॉप, प्लग टॉप तथा मेन लीड, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। 3 पिन प्रयोग करेंगे अर्थिंग से बचने के लिए। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल आयरन, इलेक्ट्रिकल आयरन के टाइप क्या होते हैं देखिए। सामान्यतः विद्युत प्रेस, ऑटोमेटिक और भाप, दो तरह की होती है, ठीक है। ऑटोमेटिक और भाप दो तरह की हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रेस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल आयरन। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल आयरन, तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये तापमान संयोजक है आपका, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, या आपको मैं बताऊँ, थर्मोकपल। थर्मोकपल रहता है, ठीक है, जो तापमान को हमारे कंट्रोल करने के काम आता है, तापमान को कंट्रोल करने के काम में आता है। ये जो डायग्राम है ना, हालांकि ये अपने डायग्राम आएगा नहीं, फिर भी आप देख लीजिए। रोल कैम नॉब, ये सारा कनेक्टर रहता है। चांदी का कॉन्टैक्ट लगा रहता है हीटिंग कॉइल और तापमान संयोजक में, एक चांदी का कॉन्टैक्ट लगा रहता है जो कि इसको कनेक्ट करता है। यानी कि जो थर्मोकपल होता है ना, थर्मोकपल थर्मिस्टर कहते हैं, ठीक है, थर्मिस्टर कहते हैं सभी लोग इसे। ये क्या करता है, हीटिंग कॉइल और तापमान को, हीटिंग ऑयल के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ज़्यादा हो रहा है तो उसे कम करेगा और कम है तो उसे ज़्यादा करने का काम करता है। आपकी लैंप है, ठीक है, चेक करने के लिए न्यूट्रल प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है, रेजिस्टेंस, ये सब कनेक्ट कर दिया। अब इसकी मुख्य विशेषता क्या है, हम लोगों को सिर्फ ये देखना है कि ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल आयरन की मुख्य विशेषता क्या है। इस प्रेस का वजन साधारण विद्युत प्रेस के अपेक्षा कम होता है। आपने देखा होगा जो आजकल ऑटोमेटिक प्रेस आ रहे हैं, इनका वेट बहुत कम होता है और वाटेज लगभग 1000 वाट हो सकती है। अच्छा हाँ, थर्मोस्टेट, सॉरी मैं यही गलत बोल रहा था, थर्मोस्टेट स्विच होता है। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल प्रेस में एक थर्मोस्टेट स्विच लगा रहता है, जिसके द्वारा ये पूर्ण निर्धारित तापमान तक गर्म हो जाने के बाद स्वतः ही ऑफ हो जाता है और धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। तो ये होता है थर्मोस्टेट। बहुत सही। थर्मोस्टेट के सीरीज में एक छोटा सा बल्ब और ऊष्मा नियंत्रक नॉब लगी रही है। अच्छा, वो जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये रेजिस्टेंस और इसके साथ एक लैंप नहीं था, ये छोटा जो बल्ब होता है जो हमें इंडिकेट होता है, हाँ भाई प्रेस ऑन हो गई और ऑफ हो गई, तो लगा रहता है, जिससे प्रेस का तापमान पहले से निर्धारित किया जा सकता है। चित्र में ऑटोमेटिक प्रेस में प्रयुक्त थर्मोस्टेट स्विच दर्शाया गया है। थर्मोस्टेट क्या है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल प्रेस का मुख्य कार्यशील भाग है, जिसके द्वारा अलग अलग कपड़ों के प्रेस के अनुसार ताप को अलग अलग कंट्रोल किया जाता है, अलग अलग कंट्रोल किया जाता है। तो ये हो गया आपका ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल आयरन। अब बात करते हैं स्टीम वाली इलेक्ट्रिकल आयरन कैसी होती है। हालांकि देखो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल आयरन की तरह होती है, बट इसमें क्या है, एक छोटा सा टैंक बना होता है जिसके अंदर पानी भरा रहता है और ये पानी के गर्म होता रहता है, तो ये भाप छोड़ता रहता है। पानी के गर्म होते फिर जो हमारे कपड़ों पे भाप छोड़ता है। तो देखिए चित्र में एक भाप विद्युत प्रेस को दर्शाया गया है। इस प्रेस का प्रयोग कपड़ों को पानी अथवा भाप देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रेस का इस्तेमाल कपड़ों को या तो पानी भी दे सकते हो या भाप दे सकते हैं। इस विद्युत प्रेस का शेष भाग ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल आयरन की भांति ही होता है, कोई अंतर नहीं है। भाप उत्पन्न करने के लिए जो भाप है, इसको लिए क्या करेंगे, इसके अंदर 2 बॉयलर तथा फ्लैश प्रयोग किए जाएंगे। बॉयलर टाइप स्टीम इलेक्ट्रिकल प्रेस में पानी का टैंक ऊष्मक तंतु जो हीटिंग एलिमेंट है उसके ठीक ऊपरी भाग पर फिट किया जाता है और ऊष्मक तंतु इस पानी को उबालकर भाप में परिवर्तित करता है। और प्रेस में जो वाल्व लगा रहता है, ठीक है, आपको ये वाल्व दिख रहा है, जैसे ही आप इस वाल्व को दबाओगे तो जो प्लेट के सोल छिद्रों में से ये निकलेगी भाप और वस्त्र को गीला कर देगी, जिससे वस्त्र नरम हो जाएंगे और आसानी से हम लोग उसे प्रेस कर सकते हैं। तो ये होती है भाप टाइप, स्टीम टाइप। टैंक से निकलने वाले पानी की मात्रा वाल्व द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसमें आवश्यकता अनुसार घटाया और बढ़ाया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं पानी का लेवल। ये पानी स्टीम चैम्बर में आता है, जो सोल प्लेट का भाग है। चैम्बर के सोल प्लेट के संपर्क में आने पर, जो चैम्बर है उसका सोल प्लेट है, उसके कांटेक्ट में आने पर पानी भाप में परिवर्तित होकर प्रेस के सोल प्लेट के स्लॉट छिद्रों से होता हुआ बाहर निकलता है। तो ये था आपका ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल आयरन और स्टीम इलेक्ट्रिकल आयरन। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बात करें इसकी मेंटेनेंस और मरम्मत की, तो देखिए टूटे हुए हीटिंग एलिमेंट की मरम्मत ना करें। कभी भी अगर आपका हीटिंग एलिमेंट टूट गया, मरम्मत ना करें, बाजार में जाए ले आएँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 रुपये का आ जाएगा, बाजार से नया लाएँ। नया हीटिंग एलिमेंट लगाने से पूर्व ये सुनिश्चित करें कि जबकि सोल प्लेट है उसमें गड्ढे तो नहीं है किसी तरह से,
क्योंकि आपकी सोल प्लेट और प्रेशर प्लेट दोनों में ही गड्ढे नहीं होने चाहिए, ये समतल होनी चाहिए। दूसरी बात, प्रेशर प्लेट तथा सोल प्लेट को आपस में भली प्रकार कस दो, अच्छे से टाइट कस दो, जिससे कि उसके बीच किसी भी तरह की एयर ना रहे। फोर्थ पॉइंट है, फॉल्ट युक्त सॉकेट, प्लग, प्लग टॉप, हीटिंग एलिमेंट, बल्ब, थर्मोस्टेट, मेन लीड आदि की मरम्मत की जा सकती है। ठीक है, और थर्मोस्टेट है उष्मा नियंत्रक थर्मोस्टेट, अगर इसकी मरम्मत की जा सकती है तो करें, अन्यथा इन्हें बदल दो, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। या फिर ज़्यादा वो कहते हैं ना, ज़्यादा फैंटम ना बने, ज़्यादा हीरो ना बने, ठीक हो तो करे वरना बदल दे। अच्छा, एक मैं बताऊँ इंटरेस्टिंग बात आपको। क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति था, इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में वो मतलब नॉर्मल था हमारी तरह की, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता था। उससे पूछा गया, आपके सामने मान लो एक वाटर प्यूरीफायर मशीन, वाटर प्यूरीफायर प्लांट है, वहाँ गया और उससे बोले क्या आप इस छोटा सा इक्विपमेंट था, बोले क्या आप इसे, ख़राब हो गया, क्या आप ये ठीक कर सकते हैं। उससे पूछा क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं, ख़राब हो गया है, ठीक है। तो उसने सोचा यार मुझे आता तो नहीं है, ठीक है, नहीं आता, बट उसने फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ बोला हाँ सर मैं इसे कर सकता हूँ। आपको बोला कि आप इसे चालू कर सकते हैं, ख़राब हो गई है मशीन, क्या आप इसे चालू कर सकते हैं, बोला हाँ सर मैं कर सकता हूँ। बोले अच्छा, बोले यहाँ के बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कर सकते, आप कैसे कर सकते हो। बोले नहीं सर मैं कर सकता हूँ। चलिए फिर उसे ले जाएगा। उसने देखा, उसे कुछ समझ नहीं आया, और क्योंकि उसे ये पता पड़ चुका था कि बाकी लोग भी इसे ठीक नहीं कर पा रहे, जब तो ये लोग इतनी बड़ी शिकायत लेके आए, तो उसने देखा नहीं, बोले सर आप इसे बदल दीजिए, सर इसे बदलना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, बदल दिया गया। फिर उसकी जॉब भी पक्की हुई। अब जब उससे बाद में पूछा गया कि बोले यार तुझे कैसे पता पड़ा बदलना है, बोले यार देख मुझे नहीं पता था। उसने पूछा क्या आप इसे चालू कर सकते हो, मैंने बोला हाँ चालू कर सकता हूँ। कैसे भाई, ख़राब हो गया तो उसे बदल दो, जरूरत होना है हर बार उसे ठीक करा जाए, जरूरत होना है। ये तो छोटा इक्विपमेंट था तो मैंने बोल दिया भैया इसे बदल दो, बड़ा इक्विपमेंट होता तो फिर देखते कुछ ना कुछ। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपसे पूछे भाई क्या आप ठीक कर सकते हो, हाँ ठीक कर सकते हैं, क्या करें नया ला के बदल दो क्या है। तो इस तरह से आप लोग क्या, उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है, क्या देखा जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल। चलिए फिफ्थ पॉइंट है, प्रेस के सभी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पूर्णतः कस दे, क्योंकि ढीले कनेक्शन के बीच में स्पार्किंग होती है, ये बात तो आप लोगों को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। प्लग तथा सॉकेट के मेल फीमेल पिनों की जांच कर लें, आपस में अच्छा कनेक्शन बनाएं अथवा नहीं, आवश्यक हो तो मेल पिनों को थोड़ा फैला दें और फीमेल पिनों को थोड़ा दबा दें। वे मेल और फीमेल पिन क्या है इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लड़का लड़की से ज़्यादा भेदभाव नहीं करना, ठीक है, कुछ भी नहीं होता ये। प्रेस की बॉडी को अर्थिंग वायर तथा अर्थिंग पिन से भली प्रकार से कनेक्ट करें। अच्छा, अर्थिंग पिन से कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिससे कि हमें किसी भी विद्युत प्रकार का झटका ना लगे। तो क्या करेंगे हम लोग, बॉडी में एक तार को टच करते हुए, बॉडी को में एक तार को टच करते हुए उसे जो तीसरी पिन है उसमें कनेक्ट कर देंगे, जो तीसरी पिन होती है हमारे सॉकेट में उसमें कनेक्ट कर देंगे, ध्यान रखें, और जिससे किसी प्रकार की लीकेज करंट उपस्थित ना हो। अब मेन हिस्सा आता है थर्मोस्टेट। जो थर्मोस्टेट क्या काम करता है, जिससे कि हमारा टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। तो थर्मोस्टेट का अर्थ नियत यानी कि कांस्टेंट ऊर्जा देना है। इस कार्य के लिए इलेक्ट्रिकल प्रेस, स्टोव, ओवन आदि में ऊष्मा को नियत अथवा कंट्रोल करने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक प्रचलित युक्ति द्विधात्विक थर्मोस्टेट युक्ति प्रयोग की जाती है, यानी कि बाईमेटलिक थर्मोस्टेट डिवाइस प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग संक्षिप्त रूप में थर्मोस्टेट कहते हैं। यानी कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, चाहे इलेक्ट्रिकल आयरन हो, स्टोव हो, ओवन हो, कुछ भी हो, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग बाईमेटलिक थर्मोस्टेट डिवाइस का प्रयोग करेंगे, जिसे थर्मोस्टेट के नाम से जाना जाता है। देखिए पहला डायग्राम क्या है, जब ये ठंडी अवस्था में होगा तब देखिए नॉर्मल आयरन कनेक्टेड है इससे, और ये समायोजक स्क्रू ऊपर की स्थिति में रहेगा। अब जैसे ही, और ये बाईमेटलिक स्ट्रिप जुड़ी हुई है, जैसे ही क्या होगा, और यहाँ से सॉरी आउटपुट जाता है, ठीक है, यहाँ से आउटपुट जा रहा है अभी। अब जैसे ही गर्म अवस्था में ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो इसके जो पॉइंट है ये आपस में छूट जाएंगे, इसके पॉइंट आपस में छूट जाएंगे और कनेक्शन रुक जाएगा। फिर जैसे ही दोबारा ठंडा होगा फिर दोबारा चिपक जाएगा। वर्किंग देखिए, सामान्य तापमान पर बाईमेटलिक स्ट्रिप सीधी रहती हैं। जब इस पत्ती का तापमान पूर्व निर्धारित तापमान से अलग हो जाता है तो यह एक और मुड़ जाती है, देखा चिपकी हुई मुड़ गई, जिससे कि तांबे का दैर्ध्य प्रकाश गुणांक लोहे की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। पत्ती मुड़ जाने से कनेक्शन बिंदु खुल जाते हैं। पत्ती जैसे मुड़ गई, कनेक्शन पॉइंट खुल गए और उनसे जुड़ा सर्किट ऑफ हो जाता है। थर्मोस्टेट को एक पूर्व निर्धारित तापमान पर किसी सर्किट को जोड़ने अथवा तोड़ने, दोनों के लिए, ठीक है, किसी सर्किट के कनेक्शन जोड़ने के लिए और तोड़ने के लिए, दोनों के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बात करें सर्किट तोड़ने के लिए, संयोजक बिंदु द्विधात्विक पत्ती की तांबे वाली सतह की ओर लगाए जाते हैं। अब अगर सर्किट तोड़ना है तो इसके जो कनेक्शन पॉइंट है जहाँ से हम सप्लाई दे रहे हैं वो बाईमेटलिक स्ट्रिप की सतह पर लगाए जाएंगे, और सर्किट जोड़ने के लिए जो संयोजन पॉइंट है तांबे वाली सतह के विपरीत ओर, ठीक है, वो विपरीत ओर लगाएंगे अगर आपको कनेक्शन जोड़ने हैं। थर्मोस्टेट में दो विभिन्न धातुओं की पत्तियों को जोड़कर एक बाईमेटलिक स्ट्रिप, ठीक है, दो अलग अलग धातुओं को जोड़कर एक बाईमेटलिक स्ट्रिप आप बनाते हैं। दोनों धातुओं का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन यानी कि दैर्ध्य प्रसार गुणांक अलग अलग होता है। अलग अगर दो धातु तो दोनों का अलग अलग होगा, और उनमें पर्याप्त अंतर भी होना चाहिए, जैसे तांबा और लोहा प्रयोग करेंगे। इस बाईमेटलिक स्ट्रिप को पत्ती को एक समायोजक पेच के साथ इस प्रकार कनेक्ट किया जाता है।
इस प्रकार कनेक्ट किया जाता है कि ये उपकरण के तापमान के अनुसार फैले सिकुड़े। अगर तापमान ज़्यादा हो तो फैल जाए, कम हो तो सिकुड़ जाए। बाईमेटलिक पत्ती से जुड़े कनेक्शन पॉइंट किसी वैद्युतिक सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए, अब जिससे जुड़े पॉइंट थे ना सीधे हम प्रेस की सप्लाई में दे रहे थे, तो ये होता है आपका बाईमेटलिक स्ट्रिप। ये होता है आपका बाईमेटलिक स्ट्रिप जिसके द्वारा हम लोग किसी के भी कनेक्शन दे सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल केटली की, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ गया इलेक्ट्रिकल केटली। चलिए तो बोला देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल केटली क्या होती है। आप सभी को पता है जो हम लोग छोटी मतलब ज़्यादातर चाय बनाने के लिए, दूध गर्म करने के लिए छोटी छोटी केटली आती हैं जिसे हम सीधे प्लग में इलेक्ट्रिसिटी से सप्लाई करके गर्म कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को बताते हैं पर्टिकुलर मतलब ज़्यादातर हॉस्टल के स्टूडेंट होते हैं, हॉस्टल में रहने वाले जो ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इस केटली में मैगी बना लेते हैं, नूडल्स, मतलब बहुत सारे तरीके से काम में ले लेते हैं। और चाय तो मतलब कितनी बनाते रहते हैं, धोते करते भी नहीं है। सो काफ़ी एक अच्छी चीज़ है इलेक्ट्रिकल केटली। देखते हैं इसमें थोड़ी सी मात्रा में यानी कि बहुत कम मात्रा में यदि आपको जल गर्म करना है यानी कि पानी, दूध गर्म करना है, चाय कॉफ़ी बनानी आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसे चाय कॉफ़ी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है और हॉस्टल के स्टूडेंट इसमें ज़्यादातर मैगी बना के खाते हैं। बिल्कुल इसमें मुख्यतः क्या होता है, स्टेनलेस स्टील पीतल की चादर से बना एक बेलनाकार बर्तन होता है अंदर की तरफ, जिसकी तली एकदम चपटी रहती है और कुछ मोटी चादर से बनी होती है। बर्तन के मुंह पर एक ढक्कन लगा होता है और बर्तन की दीवार पर अचालक पदार्थ से बना एक हैंडल भी होता है। बहुत बढ़िया बात है। चलिए अब देखें, अगर इसके अंदर देखिए क्या होता है, ये इसका कवरिंग है बाहर की तरफ से, ठीक है, स्टील का। बीच में इसके क्या होता है, बीच में इसके सीधे जो आपका ये बॉडी है इसके सीधे के साथ साथ हीटिंग एलिमेंट लगा रहता है, उसके नीचे एस्बेस्टस की सीट, फिर सॉकेट के लिए जगह होती है और ये नीचे लैग और प्रेशर प्लेट लगे रहते हैं नीचे, ठीक है, दबाने के लिए नीचे और टिकाने के लिए। तो बर्तन की तली पर यानी कि जो बेस है इसका, वहाँ पर प्रेस की बात है लगभग 350 वाट से 450 वाट का वृत्ताकार यानी कि सर्किल वाला, ठीक है, यहाँ पे सर्किल वाला हीटिंग एलिमेंट कसा रहता है। हीटिंग एलिमेंट को कसने के लिए बर्तन की तली के मध्य में, ठीक है, बीच में एक बिना हेड वाला बोल्ट वेल्ट लगा दिया जाता है। इलेक्ट्रिकल प्रेस की ही तरह इसमें भी एस्बेस्टस सीट, प्रेशर प्लेट, ढक्कन आदि भाग होते हैं जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। हीटिंग एलिमेंट की संयोजक पत्तियों को एक सॉकेट से कनेक्ट, जो उसकी दोनों पत्तियां होती है पॉइंट होते हैं, उन्हें सॉकेट से कनेक्ट करके एक प्लग, मेन लीड तथा 3 पिन प्लग के द्वारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है। तो ये होती है आपकी इलेक्ट्रिकल केटली। वर्किंग कैसे करता है, इस बर्तन में ज़्यादातर क्या होता है भाई, 1.5 आधे लीटर का, 1 लीटर 1.5 लीटर का आता है। इसकी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए बर्तन में भरकर रखा जाता है। फिर जो इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी केटली उसे सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो अपना हीटिंग एलिमेंट क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि हमारा जो भी अंदर मटेरियल रखा है वो गर्म हो जाएगा। उपकरण को ऑन ऑफ करते जाते हैं, जैसे हमारा काम हो गया उपकरण को ऑफ कर देंगे और उपकरण को कितने समय तक ऑन रखना है इसका निर्धारण स्वयं। अब आपको कितने समय तक ऑन रखना है या ऑफ रखना है ये अपन को स्वयं निर्धारित करना है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है वो इलेक्ट्रिकल जो चूल्हा आता है, इंडक्शन चूल्हा, इसमें भाई थोड़ी देर बाद ऑन ऑफ हो जाता है, इसमें हमें समय का निर्धारण स्वयं रखना पड़ता है। अनुरक्षण या फिर इसकी मैं कहूँ मेंटेनेंस और रिपेयर कैसे करते हैं, केतली में जलीय द्रव भरने के पश्चात ही, अच्छा कभी भी है इसे विदाउट अपन पानी या दूध भरे बिना कभी भी ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ ही मिनटों में इसका तली वाला भाग गर्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में जैसे हम डालेंगे तो क्या है, मानव और इंस्ट्रूमेंट दोनों पानी पहुँचेंगे। आपने मानो गर्म हो गया बाद आपने दूध डाला, उछल जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि आप अच्छा आप बोले ना सर, अगर हम किसी गर्म चीज़ पे कुछ चीज़ डालते हैं दूधे पानी में उछल जाता है, तो ऐसा काम करो भाई, एक बार आप खुद बैठ के देखना और आप खुद उछलोगे तो पता पड़ जाएगा क्यों उछलता है। भाई गर्म इतनी होती है ना हीट, तो एकदम से वो उछाल मारता है। केतली में जलीय द्रव डालने अथवा निकालने से पूर्व उसके जो सोर्स स्विच है उसको ऑफ कर दें। हीटिंग एलिमेंट के अतिरिक्त केतली के अन्य सभी धात्विक भागों को आवश्यक रूप से अर्थिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल केतली में कई बार करंट के झटके लग जाते हैं, क्योंकि उसका जो एलिमेंट टूट के उस बॉडी से टच करने लगता है, जिस वजह से हमें करंट लगता है। हीटिंग एलिमेंट के जल जाने पर, जैसे ही जल गया तो क्या करें, इसमें नया हीटिंग एलिमेंट लगा दें। ऐसा नहीं है भैया पूरा का पूरा उठा के फेंक दो, नहीं, हम चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है हॉट प्लेट की। तो हॉट प्लेट क्या होता है बताएं। रसोई घर में खाना पकाने के लिए इलेक्ट्रिकल स्टोव के अंदर एक हॉट प्लेट नामक विद्युत यंत्र भी प्रयोग किया जाता है। इसे तवे के रूप में प्रयोग कर, जैसे कि हमारा जो तवा है उसकी तरह प्रयोग करके सीधे ही रोटियां पकाई जा सकती है और इस पर बर्तन रखकर सब्जी आदि भी बनाई जा सकती है। तो इसे तवे की तरह हम लोग काम में ले सकते हैं। अब इसमें 2 हॉट प्लेट होती है, नॉर्मली इसमें 2 हॉट प्लेट होती है। एक तो माइल्ड स्टील से बनी समतल, ठीक है, समतल यानी कि एकदम सपाट वृत्ताकार प्लेट के नीचे या तो विद्युत केतली की भांति हीटिंग एलिमेंट लगाया जाता है अथवा फायर के लिए पोर्सिलेन लैंप में बंद करके भी हीटिंग एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। ये प्राय 2 कोयल सल होते हैं, जिसे हाई, मीडियम तथा लो टेम्परेचर पर ऑपरेट किया जाता है। देखिए ये है ना, एक और एक ही 2 हीटिंग एलिमेंट प्रयोग किए जाते हैं। सो देखिए कई बार क्या है, इसको बड़े बड़े जो आपने देखा होगा
होटल्स में, रेस्टोरेंट्स वगैरह में देखिए इस तरह का चूल्हा देखा होगा आपने, तो यही आपका हॉट प्लेट होता है, ठीक है, यही आपका हॉट प्लेट होता है। बाकी जो सारे कनेक्शन है आप देख लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। वर्किंग, इस प्रकार का करंट हीटिंग एलिमेंट हॉट प्लेट को गर्म करता है और हॉट प्लेट अपने ऊपर रखे बर्तन को गर्म करती है। तो सामान्यतः हॉट प्लेट का उपयोग रोटियां सेकने, ब्रेड भी सेकने आदि के लिए किया जाता है। बात करें इसकी अनुरक्षण एवं मरम्मत की, तो देखिए पहला है, इस उपकरण को आवश्यकता अनुसार उच्च, मध्यम तथा निम्न तापमान पर उपयोग करना चाहिए। हॉट प्लेट है जो आपको उसे यथासंभव खाली स्थान नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात उसे प्रयोग में लाते रहना चाहिए और यदि आवश्यक ना हो तो उपकरण का स्विच ऑफ कर दें, यानी कि विदाउट रीजन हम लोग कभी भी इसका स्विच ऑन नहीं छोड़ेंगे। तीसरा, बंद प्रकार के ऊष्मा तंतु के खराब हो जाने पर नया तुरंत ही प्रयोग करना चाहिए, नया तंतु ही प्रयोग करें क्योंकि इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। तो अगर एक बार हीटिंग एलिमेंट टूट गया तो इसे दोबारा से बदल दें। काफ़ी मतलब इजी चैप्टर है, इसमें फालतू टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। कुकिंग रेंज, इलेक्ट्रिकल कुकिंग रेंज क्या होती है और कैसे वर्क करती है देखते हैं। रसोई घर में खाना पकाने के लिए इलेक्ट्रिकल स्टोव, हॉट प्लेट तथा रोस्टर, ओवन इत्यादि का संयुक्त रूप विद्युत कुकिंग रेंज कहलाता है, ठीक है। इनकी अब देख आपको विद्युत स्टोव की जरूरत है, हॉट प्लेट, रोस्टर, ओवन, इन सब की जरूरत है। इन सबका जो कंबाइंड मिश्रण होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल कुकिंग रेंज कहते हैं। देखिए इसमें सब कुछ सारी चीज़ें आ गई, सारी चीज़ें आ गई। तो 4 पॉइंट दे दिए अलग अलग, लाइन न्यूट्रल सबको प्रोवाइड कर दिया हमने, और हमारे पास एक रेगुलेटर होता है जिससे कि मैं इसके वोल्टेज को कंट्रोल करके, इसमें जो बहने वाली करंट है उसे कंट्रोल करके इसका टेम्परेचर की वैल्यू को भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। इसमें प्राय 2 विद्युत स्टोव, 2 हॉट प्लेट तथा 1 रोस्टिंग चैम्बर होता है। विद्युत स्टोव की संरचना सामान्य विद्युत स्टोव की भांति ही होती है। जो हमारा विद्युत स्टोव है इसकी संरचना लगभग सामान्य विद्युत स्टोव की भांति ही होती है। हॉट प्लेट तथा रोस्टिंग चैम्बर में बंद प्रकार के ऊष्मा तंतु प्रयोग किए जाते हैं। अब जब हॉट प्लेट है और रोस्टिंग चैम्बर में आपको बताया कि बंद पूरे क्लोज टाइप का एलिमेंट प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक ऊष्मा इकाई के लिए अलग से स्विच लगाया जाता है। प्रत्येक हीटिंग एलिमेंट के लिए, यानी कि हर हीटिंग एलिमेंट के लिए अलग से एक रोटरी स्विच आपको लगाना चाहिए। वर्किंग की बात करते हैं। विद्युत कुकिंग रेंज में आवश्यकता अनुसार 2, 3, 4 या 5 ऊष्मा इकाइयाँ प्रयोग की जाती हैं। हॉट प्लेट को हाई, मीडियम तथा लो तापमान पर प्रयोग करने के लिए विशेष प्रकार का 4 स्थितियों वाला स्विच लगाते हैं, ठीक है। हाई, लो, मीडियम, जीरो, तो इसके 4 को कहते हैं। हॉट प्लेट के साथ दोहरी कॉइल वाला बंद प्रकार का ऊष्मा तंतु प्रयोग किया जाता है। स्विच की प्रथम स्थिति में तो करंट क्या रहता है, ऑफ रहता है। जो स्विच की पहली कंडीशन थी उसमें तो क्या हो गया भाई, मैंने स्विच को, करंट को ऑफ करा। सेकंड स्थिति में क्या होगा, सेकंड कंडीशन में ऊष्मा तंतु के दोनों अंशों को पैरेलल में कनेक्ट कर देगा, जो दोनों एलिमेंट है उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करके हाई पे कर देगा। तीसरी स्थिति में ऊष्मा तंतु के जो बड़ा वाला हिस्सा है सिर्फ और सिर्फ बड़े वाले हिस्से को कनेक्ट करेगा जिससे कि वो मीडियम टेम्परेचर पर आ जाएगा। चतुर्थ स्थिति में ऊष्मा तंतु के दोनों अंशों को सीरीज में, अब जैसे अपने सीरीज में कनेक्ट कर दे तो सिर्फ एक ही करंट फ्लो होगी, तो ये लो टेम्परेचर पे काम करेगा। तो ये जो बात है ना यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को अच्छे से पढ़ना है। बात करें अनुरक्षण एवं मेंटेनेंस की, तो इसका पूरा का पूरा मेंटेनेंस और अनुरक्षण किसकी तरह है, हॉट प्लेट के समान है। तो उधर सब लोग इसको पढ़ लेंगे। चलिए अब बात करते हैं टोस्टर। तो सभी ने देखा होगा घर में टोस्टर, नहीं है मैंने तो नहीं देखा, अपने जैसे गरीब आदमी कहाँ देखे टोस्टर, तो वही तवे पे ली, ब्रेड सेकी और खप खप खा गए। सो टोस्ट अर्थात ब्रेड भी सेकने वाले वैद्युतिक उपकरण टोस्टर कहलाते हैं। बस मूवीज़ में या टीवी पे देखा है, ये प्राय 2 या 4 ब्रेड को एक साथ सेकने के काम में लिया जाता है। अब सामान्य प्रकार के 2 या 4 टोस्ट एक साथ सेकने वाले उपकरण में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट को 3 भागों में बनाया जाता है, जिससे कि प्रत्येक ब्रेड पीस के दोनों भागों को एक साथ सेका जा सके। और ये तीनों भाग वर्टिकल स्थिति में होते हैं, तीनों भाग वर्टिकल, यानी कि ऐसे होता है, एक इधर, एक इधर, एक बीच में, तो इधर से सेक सके और इधर से सेक सके। तो ये 3 भाग होते हैं और इन्हें तीनों को सीरीज में वर्टिकल, ठीक है, खड़े रूप में रखा जाता है और वर्टिकल रखा जाता है। टोस्टर के हीटिंग एलिमेंट की वाटेज प्राय 600 वाट, 750 वाट या 1000 वाट या 1250 वाट की जाती है। ये एलिमेंट माइका शीट पर नाइक्रोम तार लपेटकर बनाया जाता है। ये जो है एलिमेंट आपको पता है माइका शीट पर लगा के नाइक्रोम तार लपेटकर बनाए जाएंगे। अब ये भी क्या है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक और हाथ से ऑपरेट करने वाला, अभी बताएंगे आपको। वर्किंग, अब उपकरण की क्षमता के अनुसार मानो 2 ब्रेड का या 4 ब्रेड के पीछे आपने डाले, तो उपकरण के शीर्ष पर बने 2 खांचों में खड़े, जो हेड में था जगह, ठीक है, ऐसे जगह था ना आपका टोस्टर, ऐसे जगह रहती है, तो खांचों में खड़े ब्रेड डाले जाएंगे। एक पुश बटन को जैसे हम दबाएंगे तो ब्रेड के पीसेस उपकरण के अंदर चले जाएंगे और साथ ही हमारा उपकरण ऑन हो जाएगा। अब 4 से 5 मिनट के बाद जैसे आप दूसरा पुश बटन दबाओगे तो क्या होगा, ब्रेड के पीस उछल के बाहर निकल के आते हैं और साथ ही उपकरण ऑफ हो जाता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको स्वयं से सोचना पड़ता है कि भाई कितनी देर बाद मुझे निकालना है, ठीक है, या कुछ अगर ब्रेड के पीस कम से कम तो उन्हें दोबारा डालना पड़ेगा। तो ये टोस्टर इसी आधार पर 2 प्रकार के हैं, ऑटोमेटिक और सैंडविच टोस्टर। ऑटोमेटिक कैसा होता है, इस प्रकार के
जो टोस्टर है इसकी बनावट तो सामान्य प्रकार की तरह होती है, मगर इसमें एक ऊष्मक तंतु के सीरीज में थर्मोस्टेट लगाया जाता है। इस थर्मोस्टेट की नोक से ब्रेड सीखने के पीस के सीखने का समय निर्धारित, हम लोग इसका टाइम निर्धारित करें भाई 2 मिनट के लिए सीखो, तो ये 2 मिनट सीखने के बाद अपने आप उछल के बाहर आ जाएगी। इसमें 3 स्थितियाँ होती हैं, स्लो, मीडियम तथा फास्ट। तो फास्ट स्थिति में ब्रेड पीस शीघ्र सीख जाते हैं, और ब्रेड पीस सीख जाने पर अर्थात थर्मोस्टेट का तापमान पूरे निर्धारित तापमान पर पहुंच जाने पर उपकरण स्वतः ऑफ हो जाता है। उपकरण क्या होगा, अपने आप बंद हो जाएगा और सेके हुए टोस्ट पॉपअप लीवर के ऑटोमेटिक प्रज्वलन की स्वतः ही बाहर इसमें ना उछल के पिचिक आवाज आती है, टन, और बाहर निकल जाते हैं। तो इस उपकरण को, इस प्रयोग को, उपकरण को क्या कहते हैं, हम लोग निर्माता के निर्देशों के अनुसार ही ऑपरेट करना चाहिए। तो ये हो गया आपका ऑटोमेटिक। अब बात करें सैंडविच टोस्टर, तो तिकोने ब्रेड पीसेस के बीच सब्जी रखकर सैंडविच बनाने का मतलब देखो, मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें बता रहे, मतलब खाने का ही मन हो जाता है ना। सैंडविच टोस्टर कहा जाता है, इसमें सामान्यतः 4 या 8 सैंडविच एक साथ बनाने की, ऐसा ना आपने उपकरण देखा होगा, इस प्रकार का होता है, ठीक है। और ऊपर है ना ऐसे इसको बंद कर देता है, ठीक है, बीच में ब्रेड के पीस लगा देते हैं। यह 2 खोलने में बंद हो सकने वाले खंडों में बनता है, एक स्थिर रहता है, दूसरे को बंद कर सकते हैं। प्रत्येक खंड में एक प्रकार का हीटिंग एलिमेंट होता है। उपकरण की कुल वाटें 450 से 600 वाट रखी जाती है और इतने इतने साइज का होता है। खत्म, 5 से 7 मिनट में सैंडविच बन के तैयार हो जाता है और उसके बाद इसको भली प्रकार से साफ कर दो। मरम्मत का उपयोग होने के बाद विद्युत उपकरण को, जैसे सबसे पहले तो उपकरण को ऑफ करेंगे और उसके बाद ठंडा हो जाने पर उसके तली में लगे ढक्कन को खोलकर जो ब्रेड के पीसेस रहते हैं उन्हें साफ करेंगे। और उपकरण का अगर हीटिंग एलिमेंट चल जाए तो वही 1, 2 अथवा तीनों हीटिंग एलिमेंट परिवर्तित किए जा सकते हैं। हीटिंग एलिमेंट परिवर्तन करने की सुविधा सभी में उपलब्ध रहती है। चलो, तो ये हो गया अपना। अभी देखो सारी चीज़ें गर्मी की बात कर ली थी, इसमें अभी तक एकदम गर्मी के मौसम में ठंडी चीज़ का नाम अभी तक लिया नहीं है, तो गर्म खिला के तुम्हारे। अब आते हैं इमर्शन रॉड हीटर। अब तक भैया ये आ गया पानी गर्म करने के लिए। भाई यार गर्मी में कौन नहाएगा, ऐसे बताओ समझाओ कि गर्मी में कौन नहाएगा, ठीक है, बट दे दिया तो भैया चलो कोई बात नहीं, पानी गर्म करेंगे और उससे नहाएंगे भी। तो यह जल गर्म करने के लिए, पानी गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सरल विद्युत उपकरण है और इसे इमर्शन हीटर या इमर्शन रॉड भी कहा जाता है। इमर्शन हीटर या इमर्शन रॉड कहा जाता है। वर्किंग आप सभी लोग भली प्रकार से जानते हो और सब कुछ इसके बारे में जानते हैं, मुझे इतनी खास बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये देखिए, ठीक है ना, एक डंडा सीधा होता है, बाकी ना घूमता हुआ होता है। इमर्शन रॉड, कनेक्टिंग लीड, हीटिंग एलिमेंट सब कुछ इसमें होता है। बात करें संरचना की, तो इसमें नाइक्रोम तार से बना महीन में कोयल नुमा ऊष्मक तंतु होता है। इसे पीतल की नली में स्थापित करके, जो पीतल की एक नली होती है, आजकल तो लोहे की प्रयोग करते हैं सभी लोग, पीतल की नली में स्थापित करके तार के चारों ओर मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण, ध्यान रखें सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बताइए इमर्शन रॉड में कौन सा चूर्ण भरा जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण भर दिया जाता है। ये अचालक चूर्ण ताप का सुचालक होता है, जो टेम्परेचर का सुचालक होता है, जो ऊष्मक तंतु को नली से अलग रखता है। तंतु के दोनों सिरे पर एक मोटा मोटा तांबे का कनेक्शन तार दिया जाता है और नली के सिरों को किसी उपयुक्त ऊष्मारोधी पदार्थ से, आप देखा होगा, प्रॉपर से बंद कर दिया जाता है। इन संयोजक तारों को चीनी मिट्टी अथवा बेकेलेट से बने कनेक्शन में संयोजित करके मेन लीड तथा 3 पिन प्लग टॉप पर लगा दिया जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं, इमर्शन रॉड की जो वाटेज 1000 वाट से लेकर 1500 वाट तक पाया जाता है और 2500 वाट तक भी, ठीक है, बहुत वाटेज का आता है, तुरंत पानी गर्म कर देता है, ठीक है। सर्दियों में तो भैया ये मतलब कई लोगों के लिए तो देवता है, इसके बिना लोगों की सुबह नहीं होती। उठने से पहले बोल देते, बोले मम्मी पानी गर्म करने रख दो। बल्कि जल गर्म करने के लिए इमर्शन रॉड को पानी से भरी बाल्टी में लटका देंगे और मात्र 10 से 30 मिनट में ये सभी के लिए पानी गर्म कर देगा। 10 मिनट में तो भैया 2 बाल्टी गर्म कर दे और आधा घंटा करो तो पूरे खानदान के लिए गर्म कर देगा ये। सबसे मेन चीज़, प्रत्येक बार हीटर का प्रयोग करने से पूर्व जल में से अच्छी तरह डुबाए, ध्यान रखिए जल से बाहर नहीं रहना चाहिए, अथवा ये हीटिंग एलिमेंट इसके जो इससे बाहर रहेगा वो लाल हो जाएगा और रॉड हमारी खराब हो जाएगी। उपकरण में मेन लीड तथा प्लग टॉप फॉल्टी हो जाने पर परिवर्तित, यानी मान लो इसमें ज़्यादातर क्या है, स्विच ही खराब होते हैं, वायर चल जाता है कभी और, बाकी एलिमेंट वगैरह खराब होने के चांसेस इसमें ज़्यादा नहीं रहते, तो ध्यान रखेंगे। इमर्शन रॉड। अब आता है गीजर। तो गीजर तो भैया मतलब पैसे वाले लोगों के लिए है गीजर, बाकी तो आप और जैसे लोगों के लिए तो इमर्शन रॉड बनी है। गीजर एक प्रकार का विद्युत उपकरण है जिसका प्रयोग जल को गर्म करने के लिए किया जाता है। स्नान घर, किचन, वॉश बेसिन आदि में गर्म जल प्राप्त करने के लिए इसे नल में फिट कर दिया जाता है। गीजर निम्नतः 2 प्रकार का है। गीजर जो है आपका 2 प्रकार का होता है, इंस्टेंट गीजर और स्टोरेज गीजर। इंस्टेंट गीजर और स्टोरेज गीजर 2 प्रकार का होता है। इंस्टेंट गीजर जो है तुरंत पानी गर्म करके देता जाता है और स्टोरेज गीजर क्या है, उसमें थोड़ा भर जाता है उसके बाद देता है। अभी दोनों अलग तरह के होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंस्टेंट गीजर की। देखिए ये रहा आपका इंस्टेंट गीजर का टाइप, ठीक है, पानी अंदर भरा है, ये देखिए ये आपका अंदर हीटिंग एलिमेंट लगा रहता है, इसके साइड में पानी भरा रहता है, तो ये में पानी दे देता है तुरंत गर्म।
यह माइल्ड स्टील से बना एक बेलनाकार बर्तन होता है, ठीक है। आपने देखा होगा एक गोल ऐसे बर्तन होता है, सभी ने हीटर देखा होगा मेरे हिसाब से, तो गीजर देखा ही होगा, ठीक है। इसकी सतह पर इनेमल पेंट कर दिया जाता है। इसे बेलनाकार बर्तन के अंदर एक और बेलनाकार बर्तन होता है जो तांबे की शीट से बनाया जाता है। ये तांबे की शीट से बनाया जाता है और उसकी आंतरिक सतह पर टीन की परत, ध्यान रखें इसकी जो आंतरिक सतह है इस पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, जिससे कि तांबे की शीट पर कोरोजन, टीन की परत चढ़ाने का उद्देश्य क्या है कि इसकी सतह पर कोरोजन अर्थात जंग का प्रभाव उत्पन्न ना हो। इन दोनों बेलनाकार बर्तनों के बीच ऊष्मारोधी पदार्थ जैसे कि ग्लास वुड आदि भर दिया जाता है। बर्तन के आधार पर, यानी कि जो बर्तन का बेस है, यू आकृति का एक निकास पाइप वर्टिकल स्थिति में लगाया जाता है, ठीक है, जल प्रवेश के लिए और जल निकास के लिए। इसके आधार पर एक थर्मोस्टेट, अच्छा थर्मोस्टेट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि टेम्परेचर का निर्धारण करेगी। और यू आकृति का मर्शन रॉड देखो, ये रहा, ये इनलेट और आउटलेट पाइप दोनों है। थर्मोस्टेट यहाँ पे लगा दिया, ये इंटरनल टैंक है, ये बाहर बॉडी है, इसकी ग्लास लगा रहता है अंदर, हीटिंग एलिमेंट है और पानी का लेवल है। यहाँ पानी गर्म होता जाता है और आउटलेट से गर्म पानी को ले सकते हैं। गीजर के थर्मोस्टेट को 32 डिग्री से 88 डिग्री के बीच सेट किया जाता है। गीजर की जो जल धारिता प्राय 25 लीटर से 100 लीटर तक होती है और इसमें 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक का हीटिंग एलिमेंट प्रयोग किया जाता है। हीटिंग एलिमेंट बंद प्रकार का इमल्शन रॉड जैसा होता है, ठीक है। तो हीटिंग एलिमेंट इसमें कैसा होता है, क्लोज टाइप का। अब बात करें वर्किंग की, कार्यप्रणाली की, तो जैसे ही गीजर को ऑन करेंगे तो हीटिंग एलिमेंट खराब ना हो इसके लिए गीजर में यू आकार की निकास पाइप की, खराब ना हो इसीलिए यू आकार की पाइप की निकास व्यवस्था है, जिससे इसमें थोड़ा जल अवश्य शेष रह जाता है, ठीक है। हर बार थोड़ा बहुत जल इसमें अवश्य शेष रह जाता है। गीजर में जल का स्तर उसकी छत से 10-12 सेंटीमीटर नीचे। अब जो गीजर में टोटल जल है ना उसका स्तर है छत, जो ऊपर है, ऊपर वाला हिस्सा देखो, छत क्या होगी ऐसे, ये वाला हिस्सा है ना, इससे थोड़ा सा 10 से 12 सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है, जिससे कि जो हीट जल वाष्प होने के लिए, उसके एकत्रित होने के लिए थोड़ा बहुत स्थान रहे। और जल प्रवेश पाइप में ऐसी व्यवस्था होती है कि निर्धारित स्तर तक जल भर जाने के बाद जल प्रवेश द्वारा स्वतः ही बंद हो जाए, ठीक है। ऐसी व्यवस्था में मानो एक लेवल तक पानी भर गया तो उसके बाद अपने आप ही बंद हो जाए। गीजर की छत में लगा पिघलने वाला प्लग अत्यधिक वाष्प एकत्रित हो जाने पर खुल जाता है और गीजर को अत्यधिक वाष्प ताप से फटने से बचाता है। एक प्लग होता है जो कि अपने आप खुल जाएगा जैसे उसमें ज़्यादा भाप आ जाएगी, ज़्यादा भाप आते ही खुल जाएगा और भाप को सब रिलीज कर देगा। अगर ये स्विच नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा जो टैंक है ये फट सकता है। गीजर में जल भरने से पूर्व उसका स्विच ऑन किया कर दिया जाता है, ध्यान रखें हमेशा स्विच ऑन करें जब उसमें पानी हो। जल का तापमान पूर्ण निर्धारित तापमान पर पहुंचने पर थर्मोस्टेट हीटिंग एलिमेंट को ऑफ कर देता है। जल का तापमान घट जाने पर थर्मोस्टेट पुनः हीटिंग एलिमेंट को ऑफ करता है और गीजर को सीधे ही जल पाइपलाइन से जोड़कर निकासी की वॉशबेसिन टोटी से जल को जोड़ते हैं और सीधे के सीधे गर्म पानी हमारे हाथ में आ जाता है। तो ये था आपका पहला टाइप इंस्टेंट गीजर। इंस्टेंट गीजर के बाद आता है मेरा स्टोरेज गीजर और बॉयलर। ये गीजर 2 दीवारों का बना होता है, जिसमें बाहरी दीवार पर नरम इस्पात की शीट तथा आंतरिक दीवार भारी गेज में तांबे की बनी होती है। देखिए, चलिए इसका डायग्राम नहीं दे रखा शायद, कोई बात नहीं। वो कम करने के लिए इंटरनल टैंक तथा बाइक केस में ग्लास होकर आप ध्यान दो, सीधे इसमें क्या पानी गर्म स्टोर रहता है और हम बाद में प्रयोग में ले सकते हैं, ठीक है। स्टोरेज गीजर भी 2 तरह का होता है, प्रेशर रहित और प्रेशर सहित, ठीक है। प्रेशर रहित और प्रेशर सहित। तो प्रेशर रहित वाले में क्या होता है, जब गर्म पानी को केवल एक ही स्थान पर रखना हो तब इस प्रकार के गीजर का प्रयोग करेंगे। इस गीजर में गर्म पानी वाले पाइप में कोई वाल्व नहीं लगाया जाएगा, किसी तरह का वाल्व नहीं है, अपितु पानी का प्रवाह केवल ठंडे पानी की मात्रा को कंट्रोल करके, यानी कि जो वाटर का फ्लो है हम लोग ठंडे पानी की मात्रा को कंट्रोल करके कर सकते हैं। पानी को इसमें गर्म करने के लिए इंटरनल हीटिंग चैम्बर गोलाकार बनाया जाता है। अब जो पानी को गर्म कर रहे हैं इसके लिए इसका इंटरनल हीटिंग चैम्बर है वो गोल बनाया जाता है, जिसे तापीय कुचालक पदार्थों द्वारा इंसुलेट किया जाता है। गीजर का बाहरी कवर माइल्ड स्टील की शीटों का बना रहता है। ये सारी कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है, यानी कि इसमें प्रेशर बिल्कुल भी नहीं रहता, ध्यान रखें। अब आता है प्रेशर वाला स्टोरेज गीजर। तो सिस्टर्न टाइप का वाटर हीटर होने के कारण इसे सिस्टर्न गीजर भी कहा जाता है। प्रेशर टाइप स्टोरेज को ही सिस्टर्न गीजर कहा जाता है। जब एक साथ अनेक स्थानों पर गर्म पानी की आवश्यकता हो, यानी कि एक साथ बहुत सारे स्थानों पर गर्म पानी की आवश्यकता हो, तब हम लोग प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे। क्या, क्योंकि प्रेशर के थ्रू सब जगह पे पानी पहुंचे, तब इस गीजर का इस्तेमाल किया जाता है। सिस्टम द्वारा ठंडे पानी की सप्लाई वाटर हीटर को दी जाती है। एक पाइप के थ्रू तो सिर्फ ठंडा पानी आता है और बहुत सारे पाइप के थ्रू गर्म पानी की सप्लाई तांबे के पाइप के द्वारा की जाती है। अब ये गीजर 2 तरह का होता है, स्थिर आयतन वाले या परिवर्तन आयतन वाले, यानी कि पानी का एक स्थिर आयतन है और परिवर्तन होता है। इस प्रकार के गीजर में हीटिंग चैम्बर में पानी का आयतन सदैव समान बना रहता है, अर्थात गर्म पानी का नल खोलकर जितना गर्म पानी उसमें चैम्बर से बाहर निकाला जाता है उतना ही ठंडा पानी अंदर आ जाता है। ये होता है स्थिर आयतन का। परिवर्तनशील, इसमें होता है एक ही तापमान वाला पानी अलग अलग स्थानों पर दिया जाता है। इसमें लगे ठंडे पानी के पाइप में अवरोध लगा देने पर बाहर निकलने वाले गर्म पानी से उष्मक चैम्बर में आने वाले ठंडे पानी की मात्रा घट जाती है।
इससे ठंडे पानी की गर्म पानी में मिलने की संभावना नहीं रहती है। यानी कि इसमें क्या, पहले एक बार ठंडा पानी एक टेम्परेचर, एक बार पहले सारा गर्म पानी निकल के उसके बाद ठंडा पानी आता है, फिर वो दोबारा गर्म होता है। तो ये हो गया आपका, देखो गीजर एक लंबा टॉपिक हो गया। समय समय पर गीजर में एकत्रित हुई जल की गंदगी को साफ करना आवश्यक है। स्लज कपड़े वगैरह जम जाते हैं, और समय समय पर पिघलने वाले प्लग की यथा स्थिति जांच करते रहें और इसे बदलते रहें। यदि गीजर कार्य ना करे तो फ्यूज, गीजर कार्य ना करे तो फ्रीज या ढीले कनेक्शन जो भी हो, हीटिंग एलिमेंट की जांच करें, उन्हें बदल दें। समय समय पर थर्मोस्टेट की सेटिंग की जांच भी करते रहनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, यदि टैंक में जल प्रवेश तथा निकास पाइप टोटी आदि में जल का रिसाव हो तो उसे तुरंत ठीक करना चाहिए। 6 पॉइंट है, गीजर की स्थापना निर्माता के निर्देशानुसार ही की जानी चाहिए। यदि निर्देश वर्टिकल स्थिति में स्थापित करने का है तो उपकरण वर्टिकल स्थिति में ही स्थापित करना चाहिए, अगर वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे बोले ना उसी हिसाब से काम कीजिए, अन्यथा अपना दिमाग ना लगाएं, खराब होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, उपकरण क्या है आपका कभी कभी खराब हो जाता है। चलिए अब आता है आपका हॉट केस। इसे तो देखो कैसे मुंह में पानी आ जाएगा कि हॉट केस ये पकी हुई खाद्य वस्तुएं यानी कि जो पहले से बनी हुई है उन्हें और गर्म करने के लिए हॉट केस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि समोसा, पेटीज, रोटी, सब्जी। ठीक है, तो ये रोटी सब्जी तो हटा देते हैं अपन, ज़्यादातर क्या समोसा पेटीज की तरफ ध्यान देंगे। इन्हें गर्म करने के लिए ज़्यादातर हॉट केस का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखें वर्किंग, इसमें मुख्यतः छोटी अलमारी की आकृति का एक बॉक्स होता है। छोटी जो अलमारी की आकृति होती है ऐसा एक बॉक्स होता है। ये बॉक्स माइल्ड स्टील शीट का बना रहता है। ये जो बॉक्स है माइल्ड स्टील की शीट का बना होता है और दोहरी दीवारों वाला होता है। दीवार के बीच में क्या करते हैं हम लोग, उष्मारोधी पदार्थ, थर्मोकोल। अब दीवार है जितने भी इसके बीच में उष्मारोधी पदार्थ भर दिया। बॉक्स का आकार लगभग 50 बाई 50 बाई 40 का होता है। इसमें माइल्ड स्टील के निकल आलेपित तार की जाली से 2 खाने बना दिए जाते हैं। आपका माइल्ड स्टील है कि निकल आलेपित तार की जाली से 2 खाने बना दिए जाते हैं और उनका दरवाजा रबड़ की कट्टी से आ जाता है, वायुविरुद्ध अवस्था में बंद किए जाते हैं। देखो यहाँ बीच में क्या जाली लगा दी रहती है, 2 स्थान होंगे भाई, एक जगह आप कुछ रख दो, एक जगह पे आप कुछ रख दो। बॉक्स की तली में जालीदार आधार के नीचे और सबसे नीचे हिस्से में हम लोग हीटिंग एलिमेंट लगाते हैं और उस एलिमेंट के सीरीज में एक थर्मोस्टेट स्विच भी लगाते हैं, जिससे कि हम लोग तापमान का, ये रहा थर्मोस्टेट स्विच आपका, जिससे कि मैं टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकूँ। बात करें वर्किंग की तो उपकरण में खाद्य सामग्री रखकर दरवाजा बंद करके उपकरण को ऑन कर दिया जाता है। सब कुछ रखा अंदर, ऑन कर दिया, हीट कंट्रोल को आवश्यकता अनुसार सेट कर दिया। उपकरण का तापमान निर्धारित तापमान से अधिक हो जाने पर थर्मोस्टेट हीटिंग एलिमेंट को ऑफ कर देता है। थर्मोस्टेट क्या है, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हुआ थर्मोस्टेट का काम क्या है, हीटिंग एलिमेंट को ऑफ कर देना और कुछ समय के बाद जैसे ही टेम्परेचर का मान हमारे घट जाता है तो उसे पुनः ऑन कर देना। तो हीटिंग थर्मोस्टेट एक बहुत ही अच्छा डिवाइस है, तापमान के कारण हमें किसी तरह का नुकसान नहीं होने देता। इस प्रकार के उपकरण में खाद्य सामग्री को कई घंटों तक गर्म रखा जा सकता है। ठीक है, बहुत घंटों तक गर्म रहती है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, माइक एक तरह से इसे छोटा ओवन ही कह लो। ठीक है, ओवन भी कह लो इसे। अब बात आती है ओवन की। ठीक है, आपने छोटा ओवन कहते हैं मगर ओवन नाराज हो गया, नहीं भैया मैं तो ओवन ही रहूँगा। तो विद्युत शक्ति के द्वारा, इलेक्ट्रिकल पावर के द्वारा भोजन पकाने, केक, सबसे इम्पोर्टेंट केक, सारे बेकरी के आइटम बनाने के लिए आप ओवन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पके हुए भोजन को गर्म रखने के लिए ओवन नामक वैद्युतिक उपकरण का प्रयोग किया। ठीक है, सारे नाम भी देखो, मतलब ऐसे चुन चुन के रखें ओवन। अब ओवन 2 तरह का होता है, हीटिंग एलिमेंट टाइप का ओवन और माइक्रोवेव टाइप का ओवन। हीटिंग एलिमेंट और माइक्रोवेव टाइप का ओवन। सबसे पहले बात करेंगे हीटिंग एलिमेंट टाइप ओवन। हीटिंग एलिमेंट टाइप ओवन कैसा होता है, देखिए ये दिखने में तो हॉट केस जैसा होता है बिल्कुल, लेकिन इसके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट है 2500 वाट तक का। आपको अगर माइक ओवन जितने भी होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा। 2500 वाट तक का बंद प्रकार का हीटिंग एलिमेंट प्रयोग किया जाता है। हॉट प्लेट के समान इसके एलिमेंट को भी 2 भागों में विभाग किया जाता है और इसमें लगे एक 4 स्थितियों वाले 4 पोजीशन वाले रोटरी स्विच के द्वारा इस उपकरण को भाग दिया, 2 भागों में विभक्त कर दिया। अब एक हाई, मीडियम, लो तापमान पर चलाया जाएगा। अब मुझे पता है आपको हाई स्थिति पर प्रयोग सब्जी आदि बनाने के लिए करोगे, मीडियम स्थिति का प्रयोग आलू, शकरकंदी, बैगन, मांस आदि भूनने के लिए यानी कि कुछ सेकने के लिए, और लो स्थिति में जैसे आप केक वगैरह या भोजन को गर्म करने के लिए लो स्थिति का प्रयोग करेंगे। तो हॉट केस की बात है, इसमें भी थर्मोस्टेट, हीट कंट्रोल नॉब इत्यादि का प्रयोग करेंगे। बस नॉर्मल, देखो कितनी नॉर्मल बातें आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, बट नहीं आपको मेरी वीडियो देखिए पढ़ना, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन, ये ओवन भी देखने में हॉट केस जैसा है परंतु इसमें कोई हीटिंग एलिमेंट प्रयोग नहीं करते। अब देखो हीटिंग एलिमेंट नाम की कोई चीज़ माइक्रोवेव में होती नहीं, बल्कि इसमें 300 से 3000 मेगाहर्ट्ज, आप सोच नहीं सकते इतनी ज़्यादा मेगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा उष्मन क्रिया। आप देखो फ्रीक्वेंसी में इतनी ज़्यादा हीट है कि ये आपका खाना बना देगी। सो ये कुछ आवृत्ति वाली तरंगें ओवन में रखे खाद्य पदार्थ के कणों को इतनी तीव्र गति पर कंपन कराती है कि वे लगभग 4 से 5 मिनट में पक जाते हैं।
और इन्हीं तरंगों को उत्पन्न करने के लिए उपकरण में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के ओवन में खाद्य पदार्थों को धात्विक बर्तन में नहीं रखा जाता, अपितु भोजन पकाने के लिए कांच, चीनी, मिट्टी आदि अर्धचालक पदार्थों से बने बर्तन का प्रयोग किया जाएगा। आप इसे डायरेक्ट नहीं रखोगे, आप कोई बर्तन लोगे जिसके अंदर आप अपना सामान रखोगे, जो भी आपको गर्म करना है, और फिर उसे उसके अंदर रखोगे। तो ध्यान रखेंगे, इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है माइक्रोवेव ओवन में। माइक्रोवेव ओवन का वर्किंग सिद्धांत देखें। माइक्रोवेव ओवन डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज माइक्रोवेव ओवन डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार जब भी माइक्रोवेव आपका ऑन होगा तो इसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी की माइक्रोवेव किरणें उत्पन्न होगी, लगभग 2540 मेगाहर्ट्ज, हमने पढ़ा ना 2000 मेगाहर्ट्ज तक। यह विभिन्न ओवन की दीवारों से परावर्तित, अब ओवन की जितनी भी दीवारों से टकराकर सीधे कहाँ पड़ेगी, भोजन में पड़ेगी, जिस कारण भोजन के अंदर ऊष्मा उत्पन्न होने पर उसमें तापमान में तेजी में परिवर्तन होता है, वृद्धि होती है और भोजन जल्दी से गर्म हो जाता है अथवा पक जाता है। देखिए सारी जो किरणें ना टकरा कर सीधे हमारे भोजन पे आती हैं। अब बात आती है हीट कन्वर्टर की, ठीक है। अब हीट कन्वर्टर क्या होता है, गर्म हवा फेंकने के लिए प्रयोग किया जाने वाला विद्युत उपकरण, ठीक है, कन्वेक्टर। आपने देखा होगा गर्म हवा चाहिए होती है किसी को, ठंडों में क्या है, ठंडे के सीजन में एक ये भी उपकरण होता है भाई साहब, मतलब आप देखो हीरो के चोचले, हीट कन्वर्टर नाम का एक उपकरण होता है, कन्वेक्टर नाम का, जिससे कि गर्म हवा मिलती है। तो इसमें एक ब्लोअर और 2 हीटिंग एलिमेंट प्रयोग किए जाते हैं। अब आपने ब्लोअर देखा है, जिससे आप बार बार जो सेट करके रखते हो, ठीक है, मास्टर के तो आपके नीचे ही रहते हैं ज़्यादातर। सो ब्लोअर होता है जिसमें एक ब्लोअर तथा हीटिंग एलिमेंट प्रयोग किया जाता है। हीटिंग एलिमेंट माइका शीट के टुकड़ों पर, ये हीटिंग एलिमेंट क्या करता है, माइका शीट के टुकड़ों पर नाइक्रोम का तार लपेटकर बनाए जाते हैं और तंतुओं की वाटेज प्राय 1000 वाट होती है। ब्लोअर की वाटेज, अब जो ब्लोअर है ये तो 125 वाट का होगा, बट हीटिंग एलिमेंट आपका लगभग 1000 वाट का होता है। तंतुओं को जाली के रूप में, अब ये जो हीटिंग एलिमेंट है ना, जाली के रूप में बनाए जाते हैं और उन्हें ब्लोअर के सामने स्थापित, अब ब्लोअर के सामने लगा दिया। अब ब्लोअर क्या है, पहले तो ब्लोअर देखो, ये लगा दिया मैंने ब्लोअर, अभी ब्लोअर हवा फेंकेगा, ठीक है। अब यहाँ मैंने लगा दिया हीटिंग एलिमेंट, तो हीटिंग एलिमेंट से होती हुई गर्म हवा निकलेगी ना, निकलेगी, बस इसी सिद्धांत पर काम करता है। वर्किंग देखिए, इस उपकरण में 3 फ्लैश टाइप के स्विच प्रयोग किए जाते हैं। तीनों स्विच आपस में इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि एक एक करके क्रम में ऑन तथा ऑफ किए जा सकते हैं, परंतु स्विच 1 को ऑफ करने पर, जैसे स्विच 1 को ऑफ करेंगे तो तीनों स्विच एक साथ ऑफ हो जाएंगे। स्विच 1 को ऑन करने पर उपकरण केवल हवा फेंकेगा। पहला कनेक्शन क्या है कि भाई सिर्फ हवा फेंके। अब दूसरी स्थिति में जैसे अपन करेंगे, इस स्थिति में दोनों हीटिंग एलिमेंट ऑफ रहेंगे। स्विच 2 को ऑन करने पर हीटिंग एलिमेंट भी चालू हो जाता है, तो उपकरण लो टेम्परेचर की गर्म हवा फेंकने लगेगा। अब स्विच 3 को चालू करेंगे तो क्या करेगा, ये हाई टेम्परेचर की हवा फेंकेगा। तो इस तरह से इसमें 3 पॉइंट बना दिए जाते हैं, 3 पॉइंट बना दिए जाते हैं। आई होप आप ये चीज़ समझ गए। देखिए यहाँ पे स्विचेस होते हैं 1 2 3, आपने ब्लोअर देखा होगा, ठीक है, हेयर ड्रायर, आप ये कह सकते हो हेयर ड्रायर, तो उसमें भी इसी तरह के कनेक्शन होते हैं। मेंटेनेंस, इस उपकरण को किसी प्रकार के अनुरक्षण एवं मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती, परंतु इसके हीटिंग एलिमेंट जल जाने पर उन्हें परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत ब्लोअर में फॉल्ट हो जाने पर उसकी मरम्मत की जा सकती है। तो हीटिंग एलिमेंट हो तो उसे बदल दो, ब्लोअर में कोई प्रॉब्लम हो पंखे में तो उसे भी हम लोग बदल के ठीक कर सकते हैं। अब बात आती है हेयर ड्रायर। तो हेयर ड्रायर क्या होता है आपका, बिल्कुल हीट कन्वेक्टर की तरह ही काम करता है। हेयर ड्रायर आपका हीट कन्वेक्टर की तरह काम करता है, इसमें इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल इसके सेम होता है। हेयर ड्रायर देखते हैं, गीले बालों को सुखाने के लिए बनाया गया वैद्युतिक उपकरण ही हेयर ड्रायर कहलाता है। और ये हीट कन्वेक्टर का जो हीट कन्वेक्टर इतना बड़ा होता है आपका, ठीक है, मतलब देखो इतना बड़ा, मतलब हाथ देखो भी दिखनी मारी इतना बड़ा होता है, और ब्लोअर इतना सा होता है। तो ये हीट कन्वेक्टर का छोटा रूप हेयर ड्रायर कहलाता है। तो वर्किंग अब नहीं बताऊंगा मैं इसकी, ठीक है, आप लोग को देख लेना भाई, सब कुछ वही है बिल्कुल, बस छोटा रूप है, ठीक है, सब कुछ वही है, कोई भी अंतर नहीं। अब आता है इलेक्ट्रिकल इंक्यूबेटर। अब ये इलेक्ट्रिकल इंक्यूबेटर क्या होता है, अभी मुझे भी नहीं पता क्या होता है, ठीक है, देख लेते हैं। ये देखो आप डायग्राम वगैरह देखें इसका, चलिए देखते हैं। मुर्गी पता नहीं क्या है, नॉन वेजिटेरियन बातें कर रहे थे आदमी सामने। मुर्गी पालन उद्योग में मुर्गियों के, अच्छा और मैं समझ गया, जैसे हम जो मुर्गी होती है, आपको पता है मुर्गी के अंडे कैसे आते हैं, ये जो अंडे होते हैं ना, इन अंडों के ऊपर मुर्गी जो होती है ना हमारी, देखो ये समझ लो ये मुर्गी है, ठीक है, ये मुर्गी है, ठीक है, इसको मान लो ये मुर्गी है, इसका नाम है मीना भाई, ये मुर्गी है मान के चलो, ठीक है, डायग्राम गलत है पता है। अब ये मुर्गी क्या है, इन अंडों को हीट देती है, जब तक इन्हें हीट मिलती जाएगी तभी अच्छे से बनेंगे अंडे। अब मुर्गी पालन में क्या करते हैं, ये लोग मुर्गी को अलग रखते हैं, अंडों को अलग रखते हैं, तो वहाँ पे उनसे बच्चे निकालने वाला वैद्युतिक उपकरण, यानी कि हीटिंग देने वाला वैद्युतिक उपकरण ही इलेक्ट्रिकल इंक्यूबेटर कहलाता है। इलेक्ट्रिकल इंक्यूबेटर कहलाता है। इसमें कई प्रकार के हीटिंग एलिमेंट प्रयोग किए जाते हैं, जो कि सभी अंडों को समान रूप से ऊष्मा प्राप्त होती रहे। इसमें थर्मोस्टेट के द्वारा तापमान को कंट्रोल करने की व्यवस्था भी की जाती है।
क्या होता है, थर्मोस्टेट के द्वारा हम लोग टेम्परेचर को कंट्रोल करने की व्यवस्था की जाती है। बड़े आकार के इंक्यूबेटर्स में अंडों को समान मात्रा में ऊष्मा प्रदान करने के लिए हीटिंग एलिमेंट के साथ साथ विद्युत पंखे, ब्लोअर इत्यादि भी प्रयोग करते हैं। जो बड़े बड़े साइज के इंक्यूबेटर होते हैं ना, उसमें अंडों को बराबर हीटिंग मिलती रहे, इसके लिए ब्लोअर, ठीक है, ब्लोअर या फिर हीट इंक्यूबेटर भी प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार अंडों को गर्म हवा के माध्यम से हीटिंग प्रोवाइड की जाती है। और इस प्रणाली का लाभ सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा लाभ है कि उपकरण में गर्म तथा ठंडे स्थापित नहीं होते हैं, ठीक है, उपकरण में गर्म तथा ठंडे क्षेत्र स्थापित नहीं होते। कुछ अन्य प्रकार के इंक्यूबेटर्स में हीटिंग एलिमेंट को जल से भरे पात्रों में भी स्थापित किया जाता है और अंडों को ऊष्मा की आवश्यक मात्रा गर्म जल से, अगर हम लोग गर्म जल, आप चाहो कैसे भी गर्म जल या गर्म हवा कैसे भी दे सकते हैं। इस प्रणाली का लाभ क्या है कि विद्युत सप्लाई असफल हो जाने की स्थिति में भी गर्म जल, अब जब गर्म जल होगा तो विद्युत सप्लाई तो चलेगी, मगर गर्म पानी तो गर्म पानी रहेगा ना, तो ये कई घंटों तक अंडों को ऊष्मा प्रदान करता रहता है। क्योंकि जल का गुण क्या है कि वो देर में तो गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है, अर्थात उसकी ऊष्मा धारण सामर्थ्य अधिक होता है। उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप ही ये उपकरण अलग अलग साइज और अलग अलग रेटिंग के आते हैं, ठीक है, जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से मिल जाएगा। तो ये था आपका इलेक्ट्रिकल। अच्छा, आपको आपसे मुझे बताइए मुर्गी पालन में कौन सा विद्युत उपकरण प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिकल इंक्यूबेटर, इलेक्ट्रिकल इंक्यूबेटर प्रयोग किया जाता है। बस इतना आसान सा। बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की। तो पेयजल को ठंडा करने, बर्फ, आइसक्रीम जमाने तथा खाद्य सामग्री को ठंडा रखने तथा अधिक समय तक उपयुक्त रखने के लिए होटलों में, घरों में, सभी जगह पे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, जिसे आप लोग नॉर्मल भाषा में फ्रिज कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। सिद्धांत देखें, यदि किसी गैस को कंप्रेस, एकदम जो उसके अंदर गैस रहती है इतना कंप्रेस किया जाता है तो वो द्रव्य बन जाएगी। आपको पता है जब भी आप गैस को कंप्रेस करोगे तो वो द्रव्य बन जाएगी, जैसे कि एलपीजी और सीएनजी। इस प्रक्रिया में गैस ऊष्मा मुक्त करती है। अब यदि कंप्रेस गैस को चौड़ी नलिकाओं में मुक्त कर दिया जाए तो वह गैस पुनः गैस रूप में परिवर्तित हो जाएगी और इस प्रक्रिया में आसपास के क्षेत्र में ऊष्मा का अवशोषण होता है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा। अब एनर्जी सारी ले लेगा तो भैया ठंडा हो जाएगा वो एरिया, ठंडा हो जाएगा वो एरिया। तो इसी सिद्धांत पर आपका फ्रिज काम करता है, क्या यानी रेफ्रिजरेटर, कि आपने जो सारी गैसों को प्रेशर करके रख दिया, अब इन प्रेशर गैसों को पुनः गैस के रूप में जब चौड़ी नलिकाओं में फ्रीज करके छोड़ेंगे तो क्या होगा, पुनः गैस के रूप में ये परिवर्तित हो जाएंगी और इस प्रक्रिया के आसपास में क्षेत्र में ऊष्मा का अवशोषण होने लगता है और आसपास का ठंडा हो जाता है। कंस्ट्रक्शन देखिए किस तरह से, देखो ये कंडेंसर होता है, कंप्रेसर होता है जिसमें गैस भरी रहती है, थर्मोस्टेट लगा रहता है, इसके थ्रू क्या गैसेस को रिलीज किया जाता है, गैसेस को रिलीज किया जाता है डीप फ्रीजर में और सारी गैसेस इस फ्रिज के इस लाइन के थ्रू अंदर सप्लाई होती हैं। इसमें मुख्यतः कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर, डीप फ्रीजिंग चैम्बर, थर्मोस्टेट आदि प्रयोग किए जाते हैं, जो कि चित्र में दर्शाए गए हैं। बहुत अच्छी बात है। कंप्रेसर के सीरीज में स्टार्टिंग रिले होती है, ठीक है, और थर्मोस्टेट कनेक्ट किया जाता है और कूलिंग कक्ष चैम्बर यानी कि जो आपका फ्रीजर होता है तथा डोर स्विच को सीरीज क्रम में कनेक्ट किया जाता है और सोर्स के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा। देखिए ये आपका कंप्रेसर की मोटर है, कंप्रेसर मोटर के साथ ही मैग्नेटिक रिले कनेक्ट की जाएगी और इसके साथ सीरीज में ही थर्मल ओवरलोड रिले कनेक्ट करेगी। बाकी जो सप्लाई है उसके थ्रू स्विच के थ्रू डोर लैंप और इन्हें सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा थर्मोस्टेट स्विच के साथ, थर्मोस्टेट स्विच के साथ इन्हें सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा और टोटल सप्लाई के पैरेलल में वर्किंग। अब कंप्रेस्ड विद्युत सप्लाई शक्ति के द्वारा प्रचालित प्रणाली में भरी गैस को कंप्रेस किया जाता है। आपको पता है कंप्रेसर में इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के द्वारा जो गैस भरी गई उसे कंप्रेस कर दिया। इस कंप्रेस गैस को तंग नलिकाओं यानी एकदम सुखड़ी हुई, ठीक है, सुखड़ी हुई जो नली होती है छोटी छोटी नलियों में से गुजारा जाता है, जहां ये ऊष्मा हीट को तो मुक्त करके द्रव्य का रूप ग्रहण कर लेता है और तंग नलिकाएं जो पतली पतली नलिकाओं का जाल है ये कंडेंसर कहलाता है। अब इनका जो जाल है पतली पतली नलिका, आपने फ्रिज को पीछे देखा होगा कुछ इस तरह का जाल रहता है, यही कंडेंसर कहलाता है, यही अपना कंडेंसर कहलाता है और ये उपकरण के पीछे की ओर स्थापित किया जाता है जिससे कि मुक्त ऊष्मा वायुमंडल में फैल सके, ये जो फ्री एनर्जी है वो वायुमंडल में फैल सके। तो जब कंप्रेस गैस को एक्सपेंशन वाल्व के द्वारा इवेपोरेटर की चौड़ी नलिकाओं में से प्रोवाइड किया जाता है तो ये पुनः तो ये द्रव्य उन गैस के रूप में परिवर्तित होता है। अब ये जो द्रव्य है ये द्रव्य क्या है, दोबारा से गैस में बदल जाता है, ठीक है, ये द्रव्य दोबारा से गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया में इवेपोरेटर के आसपास के क्षेत्र में ऊष्मा क्या करा, इसने एब्जॉर्ब कर ली, जितनी भी ऊष्मा है इसने एब्जॉर्ब कर ली, तो पुनः जो द्रव्य आपका गैस में बदल गया और ठंडा हो जाता है। अब जो आसपास के एरिया में इसने अवशोषण किया उस जगह पर ठंडा हो जाएगा। तो इवेपोरेटर के बीच स्थित डीप फ्रीजर चैम्बर में बर्फ तथा आइसक्रीम जमाई जा सकती है। रेफ्रिजरेटर की सामान्यता कूलिंग कक्ष में एक थर्मोस्टेट लगाया जाता है और जो कि कक्ष का तापमान लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही कम होगा तो ये कंप्रेसर को अपने आप ऑफ कर देता है और इस प्रकार कक्ष का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पर एक थर्मोस्टेट को पुनः ऑफ कर देता है, इसीलिए थर्मोस्टेट लगाया जाता है।
आपको पता है थर्मोस्टेट चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, दोनों ही स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार सामान्यतः कूलिंग कक्ष का तापमान पूर्ण निर्धारित तापमान में रहता है। डीप फ्रीजर कक्ष का तापमान -5 से 0 डिग्री रहता है और जो नॉर्मल अंदर फ्रीजर उसका तापमान 4 डिग्री तक रहता है। रेफ्रिजरेटर में प्राय अब यहाँ पे जो मोटर प्रयोग की जाती है वो देखिए, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन। तो यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगे रहते हैं, अगर आप गौर से देखें कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर प्रयोग यहाँ पे की जाती है। मेंटेनेंस एवं मरम्मत, उपकरण को प्रतिदिन अथवा दूसरे तीसरे दिन डीफ्रोस्ट करके एकत्रित किए हुए जल को साफ करें, यानी कि बर्फ ज़्यादा जम गई उसे डीफ्रीज करके सारा पानी बाहर निकाल लें। जिन खाद्य पदार्थों की गंध दूसरे खाद्य पदार्थों के स्वाद को प्रभावित करें उन्हें बंद पात्र में, यानी कि खुशबू एक दूसरे में ना आए, ठीक है। डीप फ्रीजर कक्ष में रखी गई बर्फ ट्रे का जल प्रतिदिन या दूसरे तीसरे दिन अवश्य परिवर्तित करते, क्योंकि उसमें क्या ज़्यादा गैस से बर्फ जमती रहती है। और उपकरण को ऑटोमेटिक तथा ऑटोकट प्रकार के वोल्टेज स्टेबलाइजर के द्वारा ही ऑपरेट किया जाना चाहिए। चलिए, तो अब जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इलेक्ट्रिकल फैन। सो आप सब लोगों को इलेक्ट्रिकल फैन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी। इसमें एक स्टेटर भाग होता है जो कि स्थिर रहता है, फिर एक रोटेटिंग भाग होता है जो कि रोटेट करता है, बेयरिंग, कैपेसिटर इत्यादि चीज़ें इसके अंदर लगी रहती है, ठीक है। चलिए पहले कुछ पढ़ लेते हैं कि वैद्युतिक पंखा, वैद्युतिक मोटर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पंखा, इलेक्ट्रिकल मोटर का एक ही एप्लीकेशन होता है। इससे कमरे में हवा संचरण या बैलेंस बनाकर कमरे को ठंडा रखने के लिए काम में लिया जाता है। छत से इसे हुक द्वारा लगा दिया जाता है। छत के पंखा अथवा सीलिंग फैन कहलाता है। अच्छा, जो छत पर लगाया जाता है उसे छत का फैन यानी कि सीलिंग फैन, दीवार पर लटकाया जाता है वॉल फैन, टेबल पर रखा जाता है तो टेबल फैन। छत के पंखे में सप्लाई वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, फेज इत्यादि का ध्यान में रखा जाता है। अब देखिए ठीक है, ऊपर लटकाने के लिए कॉपर पिन, हैंगर, क्लैम्प, ये सब ठीक है। इसे डाउन लोड कहते हैं, ठीक है। इसे टॉप कैनोपी और इसे बॉटम कैनोपी कहते हैं। यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर फिट करते हैं, बोल्ट नट, फिक्सिंग केबल। चलिए, ये तो भारी हिस्सा हो गया। अब इसके इंटरनल पार्ट्स क्या होते हैं? इंटरनल पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल, जो कि हमें पढ़ने हैं। देखिए, सबसे पहले जो इसका भाग है इलेक्ट्रिकल पार्ट। सबसे पहले मैं बात करूँगा इलेक्ट्रिकल पार्ट क्या होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल जो पार्ट है वो है स्टेटर। तो सिंगल फेज एसी सीलिंग फैन में किसी कमरे की छत में होगी अलग से कसा हुआ भाग स्टेटर रहता है। मेन भाग है ना स्टेटर रहता है, जो कि सब चीज़ों को कवर करके रखता है। और इसके अंदर रोटर होता है जो कि रोटेट करता है। तो स्टेटर का काम क्या है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करना, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करना। इसमें 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग और रनिंग। यानी कि स्टेटर वो चीज़ है जिसमें स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग करता है, ठीक है। जो कॉपर की वाइंडिंग आप बंधे हुए देखते हो ना, वो हिस्सा आपका स्टेटर होता है। फिर इसके बाद एक गोल ऐसा सर्किल टाइप होता है, गोल, ये पंखे का रोटर होता है जो कि स्क्वायरल केज मोटर के रोटर के समान बनाया जाता है। और ये रोटर के चारों ओर रोटेट करने का काम जो एक्चुअल करता है ना, वो हमारा रोटर करता है। और इसी पर हमारे ब्लेड कसे जाते हैं, इसी पर हमारे ब्लेड कसे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कैपेसिटर की। तो जो कैपेसिटर प्रयोग करेंगे वो स्प्लिट फेज टाइप इंडक्शन मोटर कैपेसिटर का प्रयोग आवश्यक है। स्प्लिट फेज टाइप की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर का यूज़ करना आवश्यक है, क्योंकि यही कैपेसिटर है जो कि हमें मोटर को अधिक स्टार्टिंग टॉर्क देता है ताकि मेरी मोटर रन कर सके। रेगुलेटर, पंखे के अंदर आपने रेगुलेटर लगा होगा। ये रेगुलेटर का काम क्या है? पंखे की स्पीड को एडजस्ट करने के लिए, पंखे की स्पीड को एडजस्ट करने के लिए हम लोग सीरीज़ में एक रेगुलेटर कनेक्ट करते हैं। यह स्टेटर पर आरोपित क्या करता है? मेन सप्लाई वोल्टेज को घटा देता है, जिसके स्वरूप हमारी जो रोटेटिंग गति है वो घट जाती है। तो देखिए रोटर क्या करेंगे हम लोग, जो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग में सप्लाई आ रही थी जहाँ से फेज, यानी कि फेज के सीरीज में सीधे सीधे रेगुलेटर को जोड़ देंगे, जो कि वोल्टेज के मान को घटाकर स्पीड में परिवर्तन करता है। मेन वोल्टेज के मान को घटाने के लिए रेगुलेटर में सामान्यतः रेजिस्टेंस प्रयोग किए जाते हैं। अब आपको वोल्टेज घटाना है तो हम क्या करेंगे? करंट इंप्रूव करेंगे, यानी कि करंट घटाएंगे, वोल्टेज घटेगा। ये पंखे की निम्न गति पर चलाना है तो उसकी विद्युत शक्ति खपत में किसी प्रकार की बचत नहीं होती, अपितु खपत कुछ बढ़ जाती है। जब भी आप पंखे को निम्न गति पर चलाया जाए तो उसकी विद्युत शक्ति खपत में किसी भी तरह की बचत नहीं होगी, ध्यान रखें। अपितु खपत कुछ बढ़ जाती है, यानी कि हमारी जो खपत है, हमारा जो कंजम्पशन है वो क्या होगा? बढ़ जाता है। क्योंकि रजिस्टेंस की विद्युत शक्ति खपत वाइंडिंग की अपेक्षा अधिक होती है। जो हमारा रजिस्टेंस है ना, वो ज़्यादा करंट का कंजम्पशन करता है, ठीक है। पावर का कंजम्पशन रजिस्टेंस ज़्यादा करता है, सो वाइंडिंग की अपेक्षा अधिक होती है। इसलिए अच्छी किस्म के रेगुलेटर में रजिस्टेंस के स्थान पर हम लोग इंडक्टर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इंडक्टर का प्रयोग करेंगे। चलिए, सो रेगुलेटर का डायग्राम हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। रेगुलेटर के डायग्राम को छोड़िए, अब बात करते हैं मैकेनिकल भाग। तो इसमें 2 बेरिंग लगे रहते हैं, ठीक है। एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। और मैं आपको बता दूं, आपको नंबर ध्यान रखें, 2 बेरिंग होती है 61 नंबर की और 62 नंबर की, ठीक है। रॉड होती है, बॉडी होती है, ब्लेड्स होते हैं, नट बोल्ट होते हैं, 2 कप कवर होते हैं, ठीक है। ये सारा आपको पता है। वर्किंग देखिए, जैसे ही हम सप्लाई से स्विच ऑन करके मोटर की गति नियंत्रण को ऑन करेंगे तो मोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जो रेगुलेटर कैपेसिटर जोड़ा है, ये कैपेसिटर क्या करता है? स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाता है। स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाता है तो कैसे? ये फेज एंगल प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हमें फेज एंगल प्रोवाइड करके कैपेसिटर को हाई टॉर्क देगा। अब जब मोटर को करंट मिलती है तो फील्ड वाइंडिंग में क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा,
जो कि रोटर को घुमाने के लिए फोर्स डेवलप करेगा, जिससे मेरी मोटर घूमेगी, रोटर घूमेगा, रोटर घूमेगी तो हमारी सारी ब्लेड्स घूमेगी। मोटर के घूमने पर मोटर से जोड़े ब्लेड्स घूमने लगते हैं और मोटर की स्पीड को गति कंट्रोल की सहायता से लो वोल्टेज हाई एक्स्ट्रा हाई जितना भी अपन करना चाहें कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करें अलग अलग तरह के फ़ैन होते हैं। सबसे पहले आता है आपका टेबल फैन। तो जो टेबल पे रख सके हैं ना, छोटे छोटे फ़ैन देखे होंगे आपने, जो टेबल पे रख सकते हैं उन्हें हम टेबल फैन कहते हैं। सो टेबल फैन मेज स्टूल आदि पर रखकर प्रयोग किया जाने वाला विद्युत पंखा या टेबल पंखा कहलाता है। सीलिंग पंखे की अपेक्षा इनमें निम्न भिन्नताएं होती है। क्या है कि इसमें रोटर स्टेटर के अंदर स्थापित किया जाता है। जो रोटर है ना, ठीक है, वो स्टेटर के अंदर स्थापित किया जाएगा, ना कि बाहर। जबकि जो हमारा सीलिंग फैन है, रोटर अंदर होता है, सॉरी स्टेटर अंदर होता है और रोटर उसके बाहर होता है। जबकि टेबल फैन में रोटर अंदर होगा और स्टेटर आपका बाहर होगा। ये बात सबसे पहली बात हो। स्टेटर एक मजबूत और भारी स्टैंड से होता है। कैपेसिटर तथा रेगुलेटर स्टैंड में स्थापित किए जाएंगे। देखिए ये रहा आपका रोटर अंदर की तरफ है और स्टेटर की वाइंडिंग ये रही बाहर की तरफ, दोनों वाइंडिंग है। समझ गए होंगे आप लोग। कैपेसिटर क्या है, स्टार्टर का जो फैन का जो स्टैंड होता है वहाँ पे कैपेसिटर लगाया जाता है। स्टेटर के साथ प्राय ऑक्सीलेटिंग युक्ति जुड़ी रहती है जो पंखे के स्टेटर को लगभग 90 से 100 डिग्री अंश तक घुमाती है। एक ऑक्सीलेटिंग युक्ति लगी रहती है जो कि फैन आप है ना ऐसा घूम घूम के हवा देता है, मस्त एकदम शानदार हवा आती है। हाँ, तो ये युक्ति यांत्रिक होती है जो कि रोटर की शाफ्ट पर लगी रहती है, जो कि रोटर की शाफ्ट पर। देखो ये रहा टेबल फैन। हाँ हाँ, क्या मस्त, मतलब ये टेबल फैन हो गया। इसे क्या गाँव गाँव वगैरह में खेत में कहते हैं खड़ा खंभा, ठीक है। वो सॉरी, ये जो डंडे वाला होता है ना, इसे तूफान पंखा। हमारे जैसे गांव साइड में धौलपुर वगैरह साइड में आप देखें, राजस्थान में और यूपी बॉर्डर टच करता है, तूफान पंखा कहते हैं। ये केबिन पंखा होता है, केबिन में लगा रहता है, और ये एडजस्ट फैन होता है। टेबल पंखे के कनेक्शन। अब टेबल पंखे के कनेक्शन हमें समझने की इतनी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कोई इतनी नीड नहीं है टेबल के फैन के कनेक्शन समझने की। चलिए, हाँ, ऐसा नहीं कि आप बोलो सर को नहीं आते, सर को बहुत अच्छे से आते हैं। आप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो मैंने पूरा चैप्टर करवा रखा है, ठीक है, सेकंड ईयर की अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे वहाँ पे आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पूरा चैप्टर 1 घंटे 45 मिनट का मिल जाएगा। वहाँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सर को आता ही नहीं आता है। अब बात करते हैं केबिन फैन। तो इसकी संरचना लगभग टेबल फैन के समान ही होती है, लेकिन इसका स्टैंड भारी नहीं होता और इसे कक्षा की दीवार पर आराम से टांग दिया जाता है। ये पंखा सामान्यतः नॉन ऑक्सीलेटिंग टाइप का होता है। इस केबल पंखे का उपयोग ज़्यादातर बस, रेलगाड़ी इत्यादि में किया जाता है, जो प्राय 24 या 28 वोल्ट की मात्र ये 24 से 28 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट हो जाते हैं, ठीक है। कई लोग तो अपनी रसोई वगैरह में लगा के रखते हैं, क्योंकि क्या है पंखा गर्मी ज़्यादा लगती है ना। हाँ, सो अब है पेडेस्टल पंखा। इसकी संरचना भी टेबल पंखे के समान होती है। इसका स्टैंड लगभग 120, अब क्या है, इसका जो स्टैंड होता है वो बहुत ऊंचा रहता है और भारी होता है। ये ऑक्सीलेटिंग और नॉन ऑक्सीलेटिंग दोनों टाइप के बनाए जाते हैं, घूमने वाला। एयर सर्कुलेटर फैन। इसकी संरचना पेडेस्टल अथवा केबिन पंखे के समान ही होती है। इसमें 2 ब्लेड होते हैं और इसकी घूर्णन गति लगभग 1500 आरपीएम होती है, जबकि टेबल पंखे की अधिकतम घूर्णन गति 1000 आरपीएम होती है। ये पंखा अन्य सभी पंखों की अपेक्षा वायु को अधिक सुगमता से सर्कुलेट करता है और काफ़ी अच्छी हवा भी देता है। अब आता है एग्जॉस्ट फैन। हम लोग क्या करते हैं, जो गर्म हवाओं को अपने कमरे से बाहर निकालने के लिए हम लोग एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी संरचना कंस्ट्रक्शन केबल पंखे के समान होती है, परंतु ये एक अर्धगोलीय आकार के फ्रेम में इस प्रकार स्थापित किया जाता है। आपने देखा होगा, फ्रेम में इस प्रकार स्थापित किया जाता है कि किसी भी कक्ष के अंदर की वायु को खींचकर बाहर की तरफ फेंके। एग्जॉस्ट पंखे का आकार 30x60, यानी कि अब आकार की तो बात क्या करें, कहीं भी हमको जितने आकार का चाहिए मार्केट में सब तरह के एग्जॉस्ट फैन उपलब्ध होते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ, एग्जॉस्ट फैन एक्चुअली में क्या होता है, नॉर्मल फैन ही होता है। अब आप देखिए आपके घर में क्या छत है, छत से ही आपका फैन लटका हुआ है, ठीक है। ये फैन समझो गंदा डायग्राम है, बट फैन है। अभी फैन के ऊपर जितनी भी एयर उसे फेंक रहा है नीचे, बट अगर मैं फैन को ऊपर लटका दूँ तो ये क्या करेगा, सारी जो हमारी नीचे की एयर है उसे ऊपर फेंकेगा, है ना। अगर उल्टा घूमेगा तो एग्जॉस्ट फैन क्या है, एग्जॉस्ट फैन को अगर मैं इस तरह से लगा दूँ, मान लो मेरे मुंह की तरफ दे रहा है, तो वो मुझे हवा देगा, पीछे की सारी हवा खींच के। अब घर में हम लोग उल्टा क्यों लगाते हैं, ताकि सारी हवा को बाहर फेंके, तो कहीं ना कहीं से एयर खींचेगा तभी तो बाहर फेंकेगा। इसीलिए एग्जॉस्ट फैन एक नॉर्मल फैन ही होता है, ठीक है। तो नाम रख दिया एग्जॉस्ट फैन, ये फैन। अब बात करें छत के पंखे के अंदर फॉल्ट क्या होते हैं, उनके कारण और निवारण क्या है। बहुत आसान है। सबसे पहली बात करते हैं कि अगर पंखा ज़्यादा शोर कर रहा है तो देखो, या तो ग्रीसिंग की प्रॉब्लम है, बेरिंग घिस गए, या फिर रोटर और स्टेटर की फिटिंग सही नहीं है। इसके लिए क्या है, मोबाइल की ग्रीसिंग खराब है तो ग्रीसिंग कर दो, बेरिंग घिस गई है तो उसे बदल दो, और रोटर तथा वाइंडिंग की फिटिंग सही नहीं है तो उसे खोल के दोबारा से फिटिंग कर दें। रोटेशन की गति। अच्छा, गति कम होने के 2 कारण होते हैं, या तो सप्लाई वोल्टेज कम आ रहा है तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा, या फिर कैपेसिटर लीक है। अगर सप्लाई वोल्टेज कम है तो स्टेबलाइजर का प्रयोग करेंगे, और कैपेसिटर लीक कर रहा है तो उसे बदल देंगे। पंखा जाम हो गया, क्यों जाम होगा, सबसे पहला सप्लाई वोल्टेज की वजह से, दूसरा बेरिंग की वजह से, और फिटिंग ना होने की वजह से। सप्लाई वोल्टेज कम है तो अगेन वोल्टेज स्टेबलाइजर। बेरिंग जाम है तो बेरिंग को बाहर निकाल के ग्रीसिंग करो तो ग्रीसिंग कर दो, अदरवाइज नई बदल दो। फिटिंग सही नहीं है तो पंखे को खोलकर पुनः उसी प्रकार से फिट करेंगे, ठीक है, ठीक प्रकार से फिट करेंगे। पंखा चालू ही नहीं हो रहा, तो चालू नहीं हो रहा था, देखो या तो कैपेसिटर या कहीं भी ओपन या शॉर्ट सर्किट हो गया है, रेगुलेटर खराब हो गया है, या वाइंडिंग ओपन सर्किट हो गई है, तो इन सारे फॉल्ट को ठीक कर दो।
टेबल पंखे का बहुत अधिक गर्म, मान लो पंखा ज़्यादा गर्म हो रहा है, क्या कारण हो सकता है देखिए, या तो रोटर टेढ़ा हो गया है, वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो गई, या बुश जाम हो गई। तो क्या करेंगे, रोटर की जांच करेंगे, अगर रोटर टेढ़ा हो गया है उसे अलाइन करेंगे, वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो गई तो उसकी जांच करके उसे रिवाइंड करेंगे, और अगर बुश बेयरिंग जाम हो गई है तो उसका अलाइनमेंट ठीक करेंगे। टेबल पंखे का ऑक्सीलेट ना करना, मानो कि वो मूवमेंट नहीं कर रहा, तो ऑक्सीलेशन युक्ति जो है लगाई है वो जाम हो गई है, उसके अंदर जो गिरारी लगाते हैं वो घिस गई है, या युक्ति की फिटिंग में कोई फॉल्ट है, इन सब की जांच करके इन्हें बदल देंगे। तो बहुत ही ईजी होते हैं। अब आता है आपका मतलब अभी तक मुझे इतनी खुशी हुई है ना कि पूरा हमने पढ़ लिया अभी तक है ना, फ्रिज के बाद सीधे यही चीज़ अच्छी आई, डेजर्ट कूलर। गर्मी में मतलब क्या कहें हम, जैसे अपने जैसे गरीबों के लिए तो गर्मी में यही एसी है, यही एसी है। तो ग्रीष्म ऋतु में ठंडी वायु प्राप्त करने के लिए डेजर्ट कूलर नामक वैद्युतिक उपकरण। अच्छा, डेजर्ट कूलर आप लोगों ने सुना होगा भाई, डेजर्ट कूलर क्या कहते हैं। डेजर्ट का मीनिंग होता है रेगिस्तान। तो रेगिस्तान में गर्म हवाएं होती है, वहाँ गर्म हवाएं इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है, गर्मी इतनी लगती है, तो वहाँ पे कूलर का इस्तेमाल किया जाने लगा, इसलिए इसे डेजर्ट कूलर कहते हैं। सो यह उपयोग घरों, होटल, कार्यशालाओं आदि सभी स्थानों पर विद्युत पंखे के स्थान पर इसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें एक एग्जॉस्ट फैन होता है, जो एग्जॉस्ट फैन है ना, देखो वही है, वही पीछे के वक्त खींच के आगे देगा। एक वाटर लिफ्टिंग पंप होता है। एग्जॉस्ट पंखे का आकार जितने भी साइज़ का हम लेना चाहे ले सकते हैं। पंखे को माइल्ड स्टील अथवा मजबूत फाइबर प्लास्टिक शीट से बने एक घनाकार बॉक्स में स्थापित किया जाता है, बाकी ग्रिल लगी है। सबसे बड़ी बात, आप कनेक्शन का है तो बहुत आसान है। देखो कनेक्शन कुछ नहीं करने, आपके पंखे की मोटर है, पंखे की मोटर से आपके मान लीजिए 4 पॉइंट निकले, 4 पॉइंट निकले। सो एक पॉइंट को तो हमने क्या करा, सीधे सीधे पंप जो है आपका पंप है उसमें दे दिया, ठीक है। एक पॉइंट आपने सीधे पंप में दे दिया, और दूसरा पॉइंट आप सीधे न्यूट्रल से कनेक्ट कर सकते हैं चाहे तो। उसके बाद इसके जो तीनों पॉइंट है, इस तीनों पॉइंट को आगे सप्लाई में दे दिया। अब ये रोटरी स्विच है, एक तो रोटरी स्विच है, एक इसका 3 पिन स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए। तो आप कंस्ट्रक्शन को अगर अच्छे से देखेंगे ना, इसकी समझ आ जाएगा। हालांकि कूलर की कनेक्शन आपसे कभी नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी मैं बताऊँ, देखो सिंपल कनेक्शन होते हैं। मान लो एक ये स्विच है जो कि ऑन ऑफ करने के लिए, एक पंप का स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए, और एक हमारा रोटरी स्विच है। तो मैं क्या करूँगा, पंखे के अंदर जो स्विच जा रहा है, ठीक है, सबसे पहले क्या करें, इन दोनों स्विच में सप्लाई आ गई, मान लीजिए आ गई। अभी अगर फैन का स्विच है तो ये फैन का स्विच सीधे सीधे रेगुलेटर से कनेक्ट रहेगा, सीधे रेगुलेटर से, और रेगुलेटर का दूसरा पॉइंट कहाँ जाएगा, पंखे की मोटर में, यानी कि यहाँ जाएगा। फिर मैं बात करूँ जो पंप है, मेरा जो पंप है वो सीधे पंप है, इस पंप का एक वायर सीधे कहाँ आएगा, इस पॉइंट में, क्योंकि ये पंप का स्विच है, और दूसरा वायर सीधे सीधे मैं न्यूट्रल से जोड़ सकता हूँ। अब वो न्यूट्रल कहीं पे भी दिया हो, उस न्यूट्रल से मैं डायरेक्टली कनेक्ट करूँगा इसे। बस इतने ईजी होते हैं डेजर्ट कूलर के कनेक्शन। आजकल ऑटो स्विंग टाइप के कूलर पे आते हैं, यानी कि ये अपने आप मूवमेंट होते रहते हैं। आपने देखा ना, इसकी जो जालियाँ होती है अपने आप घूमती रहती हैं ऐसे करके, तो ऑटो स्विंग भी आता है, जिनमें वायु प्रवाह दिशा परिवर्तक पत्तियों को ऑक्सीलेटिंग टेबल पंखे की भांति स्विंग कराया जाता है। वाटर लिफ्टिंग पंप तथा एग्जॉस्ट फैन को सोर्स के समांतर क्रम में सोचिए। अच्छा, एग्जॉस्ट फैन आपने देखा होगा स्पीड बहुत तेज़ होती है, और पंखे कूलर में भी आपने देखा होगा तेज़ स्पीड का पंखा होता है, इनकी स्पीड में बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है। तो इन दोनों युक्ति के सीरीज में एक एक कैपेसिटर सीरीज क्रम में एक एक ऑन ऑफ स्विच लगा देंगे, कोई बात नहीं, लगा दो, आपकी इच्छा है। सामान्यतः कूलर में 3 घूर्णन गतियों वाली स्थायी कैपेसिटर मोटर प्रयोग करते हैं, यानी कि 3 स्पीड देके, लो, मीडियम और हाई, ज़्यादातर यही होता है। और इन तीनों स्पीड के लिए हम लोग एक रोटरी स्विच कनेक्ट करते हैं। वर्किंग, तो वर्किंग की बात करें, जैसे आप एग्जॉस्ट पंखे के साथ वाटर लिफ्टिंग पंप को ऑन कर देने पर कूलर की तली में जो भरा हुआ पानी है वो ऊपर आएगा और छत में लगे सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब यहाँ से 3 प्लास्टिक पाइप के द्वारा तीनों जालियों के 3 जाली के शीट्स होते हैं, आपको पता है ना, 3 शीट्स होते हैं। ये आपका कूलर है, तो एक साइड और पीछे की साइड 3 जालियाँ होंगी, आपको पता है। अब तीनों 5 जालियों से पानी मिलेगा और वो ठंडी ठंडी हवा में फेंकेगा, हो गई वर्किंग खत्म, मतलब इतनी ईजी है। अच्छा, मेंटेनेंस कैसे करनी है, प्रत्येक 2 सप्ताह में कूलर की तली में बचे हुए जल को निकालकर तली को साफ करें। प्रत्येक वर्ष गर्मी का मौसम प्रारंभ होने से पूर्व कूलर फैन तथा पंप की ऑयलिंग और ग्रीसिंग प्रॉपर करें। प्रतिवर्ष कूलर की तीनों लकड़ी की कर्तनों से बनी जालियों को परिवर्तित कर दें। क्या इससे बहुत हवा पर इफेक्ट पड़ता है, और अगर कोई फॉल्टी वायर स्विच है तो उसे तुरंत बदल दें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कूलर, कुछ डेजर्ट कूलर में एग्जॉस्ट पंखे के स्थान पर एक ऐसी परमानेंट कैपेसिटर मोटर प्रयोग की जाती है जिसकी दोनों शाफ्ट दोनों ओर मोटर से बाहर निकली रहती है। तो इस शाफ्ट का एक और अथवा दोनों ओर ब्लोअर लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार का कूलर ब्लोअर टाइप कूलर कहलाता है। और इस कूलर में भरे गए जल का वाष्पीकरण भी कम होता है, और एक बार भरा गया जल लगभग 24 घंटे तक पर्याप्त रहता है। तो आपने ना शादी विवाह में आजकल बड़े बड़े कूलर देखे होंगे, तो वहाँ पे इस तरह के कूलर प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें ब्लोअर टाइप कूलर कहते हैं। बहुत बड़े बड़े कूलर होते हैं जिनमें कम पानी डालना पड़ता है, देखा है आपने, बिल्कुल ज़रूर देखा ही होगा। अगला है मिक्सर ग्राइंडर। तो मिक्सर ग्राइंडर क्या, देखो घरों में मिल्क शेक बनाने के लिए, दही से मक्खन निकालने के लिए, मसाले चटनी पीसने के लिए, मिल्क शेक बनाने के लिए ना, बनाना चाहिए, आप बॉडी शॉडी बनाते हो, तो इन सभी कामों के लिए मिक्सी नामक वैद्युतिक उपकरण प्रयोग किया जाता है। अब मिक्सी, अच्छा मिक्सी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने नहीं पढ़ी, बट मैंने सेकेंड ईयर में बच्चों को पढ़ाई है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। अभी से आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि मिक्सी के अंदर यूनिवर्सल टाइप की सीरीज़ मोटर प्रयोग की जाती है। यूनिवर्सल एक सीरीज़ टाइप की मोटर होती है जो कि बहुत हाई स्पीड में होती है, और ये AC व DC दोनों पर कार्य करती है।
जिसकी रोटेशन गति आप देखो 3000 से 12000 एफएम, ये किसी भी मोटर की नहीं होती, इतनी जो स्पीड है किसी भी मोटर की नहीं होती। इसके अतिरिक्त इसमें 5 पुश बटन वाला एक कंट्रोल पैनल, मिक्सर जग तथा ग्राइंडर जग होता है, और एक पुश बटन ऑफ के लिए, दूसरा इंचिंग के लिए, तीसरा, चौथा व पांचवा 3 विभिन्न विभिन्न गतियों के लिए होता है। अब विभिन्न घूर्णन गतियाँ प्राप्त करने के लिए फील्ड वाइंडिंग में से टेपिंग निकाली जाती है और निम्न, मध्यम तथा उच्च घूर्णन गतियाँ प्राप्त कर ली जाती हैं। चलिए बात करें वर्किंग की, कुछ नहीं करना, जो भी आपको पीसना है, ठीक है, को जो भी पीसना है, जग में भरो, ढक्कन लगाओ, उसे मिक्सी में इसमें फिट करो और आप बटन दबाओ और जग को हाथ से पकड़कर टाइट रखें और स्टार्ट कर दें, सारा कुछ आपका मटेरियल पिस जाएगा। चित्र में मिक्सर ग्राइंडर का सर्किट दर्शाया गया है। इसमें आर्मेचर में फील्ड कोयल, थर्मल ओवरलोड लोड रिले तथा कभी कभी फंबर हो जाता है जल्दी जल्दी बोलते हुए, और यूनिवर्सल मोटर लगी रहती है। गति कंट्रोल हेतु कॉइल्स में टेपिंग निकालकर ओवरलोड रिले को मोटर की सीरीज में जोड़ा जाता है। कोई बात नहीं, देखिए ये हमारी मोटर है, पहले यहाँ से न्यूट्रल दिया, अब फेज डायरेक्ट नहीं देंगे, फेज हम लोग कहाँ देंगे, पहले थर्मल ओवरलोड रिले में देंगे, फिर हमारा गति कंट्रोल का स्विच है, वहाँ से होते हुए मैं इसे फील्ड कॉइल में सप्लाई दूंगा। पहले इंचिंग स्विच से मोटर को क्षणिक रूप से चलाकर, पहले क्या हो, मोटर को क्षणिक रूप से चलाकर उसकी जांच की जाती है और इसका प्रचलन उपयुक्त होने पर से लो, मीडियम व हाई गति पर आवश्यकता अनुसार ऑपरेट किया जाता है। इस उपकरण की तली में एक ओवरलोड डिवाइस भी लगी रहती है, ठीक है, ज़्यादा हर कोई मतलब लगा के रखते थोड़ी, जो मिक्सर या ग्राइंडर के ब्लेड जाम होने की स्थिति में मोटर को ट्रिप, मान लो कभी फॉल्ट आ गया तो मोटर को ट्रिप कर देगी, बंद कर देगी। तली में लगा एक पुश बटन के द्वारा मोटर के ट्रिप हो जाने के पश्चात कुछ मिनट बाद उससे, आप लोगों को पता नहीं होता, कई बार क्या आपकी मिक्सी बंद हो जाती है, कई बार आपकी मिक्सी बंद हो जाती है कोई खराबी के कारण, और आप सोचते हो यार मिक्सी ख़राब हो गई, आप जाएंगे शॉप वाले के पास, बोलेंगे सर हमारी मिक्सी ख़राब हो गई, ठीक कीजिए, वो आपको बोलेगा ठीक है, ठीक हो जाएंगे, वाइंडिंग जलेगी, कुछ भी हो गया, आप 250 से 300 रुपये दे दीजिए, आप 250 से 300 रुपये दे के आ जाएंगे, बिल्कुल। मगर उसमें जो ख़राब क्या होता है, ये जो आपका ट्रिप कॉइल थी, ठीक है, ये जो आपकी ट्रिप कॉइल थी ना, जैसे एमसीबी होती है, मैं आपको बताऊँ, आप मिक्सी जब उठा के देखेंगे आपके आगे पीछे की तरफ एक इस तरह का ढक्कन होगा, ढक्कन के पीछे एक छोटा सा बल्ब लगा होगा, बटन लगा होगा, पुश बटन, आप इसे दबा के देखना, आप इसे दबा भी सकते हो। तो कई बार क्या होता है, ये खराब हो जाता है, और सिर्फ ये खराब होता है जो कि मार्केट में आपको 25 से 30 रुपये में मिल जाएगा, आप जाओ मार्केट में लेके आओ और इसे बदल दो, बस ये ट्रिप हो जाता है। और लोग सोचते हैं कि यार मेरी तो मिक्सी ख़राब हो गई, और जबकि मिक्सी ख़राब नहीं होती। तो कुछ ट्रिप हो जाने के बाद कुछ मिनट बाद इसे आप, अच्छा कई बार ट्रिप हो जाता है, इसे दबा के, आप इसे दबा के वैसे तो ऑन हो जाएगा, बाई चांस अगर ये ख़राब हो जाए तो बाजार से ला के बदल सकते हैं, और कई बार हमें क्या है, फिर जो दुकान वाले हमें ठग लेते हैं। तो मिक्सी इस तरह से भी ख़राब हो सकती है, ध्यान रखें। अब संभावित दोष और उनके उपाय, सप्लाई ऑन करते मान लो मोटर यदि नहीं चली तो सप्लाई तार कनेक्शन इत्यादि की जांच करेंगे। अब यदि इसके ब्लेड फ्री हो गए अर्थात ठीक से नहीं घूम रहे तो क्या करो, लोड कम करो, क्योंकि अगर ज़्यादा सामान ठूस के भर दोगे तो कैसे घूमेगा, बिल्कुल नहीं घूमेगा। और यदि टूट गए तो उन्हें परिवर्तित करें। स्विच नॉब ढीली होने पर, अगर स्विच की नॉब ढीली हो तो उसे कस दें, क्योंकि कभी भी कनेक्शन ढीले नहीं होने चाहिए। यदि ऊपर की कटोरी लीक कर रही है तो इसे लीक प्रूफ रोधित करना चाहिए। मेंटेनेंस देखिए, मिक्सर ग्राइंड को प्रत्येक उपयोग करने के बाद गर्म पानी से साफ करें। जग को उपयोग करने से पूर्व लकड़ी प्लास्टिक की छड़ से ब्लेड को घुमाकर देख लेना चाहिए कि वो जाम तो नहीं है, ठीक है, घुमा के देख लो एक बार, जाम तो नहीं है। जग में हमेशा जग को पूरा नहीं भरना, 1/4 स्थान रिक्त रखें। इस उपकरण को लगातार, अच्छा कभी भी मिक्सी को 15 मिनट से ज़्यादा प्रयोग न करें, क्योंकि इसकी मोटर सीरीज है। दूसरी बात, इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, इसलिए ज़्यादा देर इसे नहीं चलाएंगे क्योंकि गर्म हो जाती है। कई वर्षों तक इस उपकरण को किसी प्रकार की मरम्मत की आवश्यकता नहीं पड़ती। वैसे तो कोई मरम्मत की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कभी कभार जो भी आप हैं चेक करके देख लें। जूसर अटैचमेंट को उच्च गति पर ही चलाना चाहिए। जो जूसर अटैचमेंट है उसे उच्च गति पर ही चलाएं, और मोटर की वाइंडिंग जल जाने पर उसकी रीवाइंडिंग करनी चाहिए। अगर वाइंडिंग जल जाए तो सिंपल रिवाइंड करेंगे, ये नहीं कि मिक्सी फेंक दिया आपने। अब नेक्स्ट आता है वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन क्या है, देखिए, वॉशिंग मशीन नामक वैद्युत उपकरण का उपयोग भारत के हर घर में होता है, ठीक है। जो महिलाएं हाथ से घिसती हैं, और अपने जैसे स्टूडेंट तो कई जो बाहर रहते हैं पढ़ते हैं तो वो तो हाथ से घिसते ही हैं। वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कपड़े धोने के लिए किया जाता है मेनली। ये 3 तरह की होती है, मैनुअली या साधारण टाइप की, जिसमें हम लोग क्या बटन वगैरह सब दबा दिए। एक टैंक होता है, 2 टैंक होते थे, ठीक है, एक घुमाने के लिए और एक धोने के लिए, देखा होगा आपने। मैनुअल अर्धचलित में भी दोनों टैंक होते हैं, बट इसमें टाइमर लगा दिए जाते हैं, ठीक है, 5 मिनट बाद ये अपने आप हो जाती है। और फुल ऑटोमेटिक एक ही टैंक होता है जिसमें हम कपड़े धोते हैं, सुखाते हैं, फुल टाइमिंग के साथ होता है, पहले धो देगा और उसके बाद सुखा भी देगा। तो मैनुअल या साधारण वॉशिंग मशीन, सामान्यतः अधिकतर घरों में वस्त्रों की धुलाई के लिए यही वॉशिंग मशीन प्रयोग की जाती है। इसकी संरचना और कार्यप्रणाली आपको आगे समझाई गई है। देखिए, ये इसका क्या होता है, मोटर होती है, मोटर कनेक्ट रहती है सप्लाई से, ये सारा देखिए, हीटर ऑन ऑफ, मोटर स्विच है, और वॉशिंग व्हील घूमता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इतने काम की नहीं है। देखें इस चित्र में साधारण वॉशिंग मशीन दर्शाई गई, इसमें 2 टब होते हैं, वॉशिंग और स्पिन, यानी कि धोने वाला और सुखाने वाला। वॉशिंग टब में एक पल्सेटर लगा रहता है जो वस्त्रों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन, एक बार क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का काम करता है। क्या, पल्सेटर।
वॉशिंग समय निर्धारित करने के लिए वॉश मोटर में सीरीज में एक टाइमर स्विच भी लगा दिया जाता है। एक टाइमर स्विच लगा दिया अपन ने। अब वॉशिंग टब में जो अपने मोटर, सबसे आप क्या पूछेंगे भाई बताओ वॉशिंग मशीन में कौन सी मोटर होती है, तो 1/3 HP की 1/3 HP की परमानेंट कैपेसिटर स्क्वायरल केज मोटर सिंगल टब में प्रयोग की जाती है। ध्यान रखें, यह बेल्ट के द्वारा पल्सेटर को घुमाती है और पल्सेटर को क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज घुमा में दिखाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर होता है। पल्सेटर देखिए, ये आपका पल्सेटर, जिससे कि एक बार एंटी क्लॉकवाइज दूसरी बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के लिए टाइमर लगा दिया जाता है, जिससे मेरी मोटर एक बार क्लॉकवाइज दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे। और जो आपका स्पिन टब होता है वहाँ भी एक मोटर होती है, वहाँ पे भी एक मोटर रहती है। स्पिन टब में छिद्र बने रहते हैं जिससे उच्च घूर्णन गति वाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ध्यान रखेंगे स्पिन में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है जो सीधे ही स्पिन टब से कनेक्ट रहती है। मोटर के सीरीज सर्किट में एक टाइमर कनेक्ट रहता है जो मोटर को तुरंत रोकने के लिए यांत्रिक क्लच का प्रयोग करता है। उपरोक्त मशीन में इनलेट और आउटलेट असेंबली भी होती है। इसके अलावा वर्किंग देखिए, आप क्या करेंगे, वर्किंग जैसे कपड़े धोने हैं, डालो स्विच दबाओ टाइमर लगाओ घुमा दो, तो ये सारी वर्किंग मैं आपको नहीं बताऊंगा। पाउडर डालो, ये डालो, वो डालो, हटाओ, देखो हो गया है ना। लगभग सूक्ष्म हो जाएंगे। वस्त्रों को जल से निकालने के लिए की क्रिया सेंट्रीफ्यूगल प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि वस्त्रों के जल को आप जो जल निकलने, आपने क्या फोर्स अप्लाई, मोटर को तेज घुमा रहे हो, दबा के फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल की मदद से आपका सारा जल बाहर निकल जाएगा। ये भी पूछ सकता है कि वॉशिंग मशीन में जो कपड़ों से जल बाहर निकलता है वो किस प्रोसेस के थ्रू निकलता है, तो आपको क्या टिक करना है, सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस के द्वारा। अब आता है सेमी ऑटोमेटिक। तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन सिंपल मशीन की भांति 2 टब होते हैं, इसमें 2 टब होते हैं, वॉशिंग और स्पिन टब। अब चित्र में अर्ध स्वचालित वॉशिंग मशीन एवं उसके विभिन्न, देखिए अभी सारे जो नाम है ना, नाम पढ़ लेना क्या क्या हैं कैसे हैं। देखिए ये रहा, ये वॉशिंग मशीन ऐसे दिखती है, इसमें टब दिखता है, सब कुछ दिख रहा है ना, बिल्कुल। अब इसमें कुछ भाग्य जो हैं अलग हैं, वो क्या है, देखिए सबसे पहले मैकेनिकल टाइमर। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की ये इकाई जो स्प्रिंग लगी गियर श्रृंखला लघु करंट की व्यवस्था करती है, यांत्रिक टाइमर कहलाती है। यानी कि लघु करंट की व्यवस्था करती है। इस एक घड़ी समय नियंत्रक भी कहता है। यानी कि देखो आपने क्या करा भाई, आपका मशीन घूमेगी तो सही, मगर कितने समय के लिए घूमेगी ये देखने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यांत्रिक टाइमर लगा दे भाई, 5 मिनट के लिए घूमे, उसके बाद अपने आप बंद हो जाए, मैकेनिकल टाइमर। ड्रेन पंप, तो वॉशिंग मशीन के गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए ये पंप लगा दिया जाता है और इससे मोटर से अलग करके लगाया है। अच्छा, इसके कनेक्शन भी हम लोग मोटर से दे सकते हैं। जैसे आप ये दबाओगे सारा पानी बाहर निकल जाएगा। मोटर यहाँ पे क्या है, 1/3 HP से 1/2 HP तक प्रयोग करेंगे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कौन सी, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर प्रयोग करेंगे, ध्यान रखें। अब आता है फुल्ली ऑटोमेटिक, एकदम मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल वॉशिंग मशीन में वस्त्र हाथ से धोने के कारण शारीरिक श्रम अधिक लगता है। इस समस्या के निदान के लिए फुल ऑटोमेटिक मशीन बाजार में प्रयोग की जाती है। फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में संपूर्ण कार्य अर्थात वस्त्र धोने से सुखाने तक का कार्य मशीन के द्वारा एक ही टब में किया जाता है और इन क्रियाओं को नियंत्रण एक माइक्रो कंट्रोलर युक्त इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ध्यान रखें फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में एक माइक्रो कंट्रोलर युक्त इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो ये सब कंट्रोल करता है ना, ध्यान रखें। अब मेंटेनेंस क्या है, इस उपकरण को निर्माता के निर्देशों के अनुसार ही प्रयोग करें। उपयोग के बाद सभी कंट्रोल को प्रारंभ स्थिति में सेट कर दें। मशीन का पूरा जल बाहर निकाल देना चाहिए। यदि वॉशिंग टब में साबुन आदि शेष रह गया हो तो उसे साफ कर दें। और इस मशीन में इनलेट, आउटलेट पाइप, कैपेसिटर, बेल्ट, टाइमर, पल्सेटिंग युक्ति आदि को परिवर्तित करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल बेल यानी कि घंटी की। तो इलेक्ट्रिकल बेल एक सरल विद्युत चुंबकीय युक्ति है जिसका उपयोग घरों, कार्यालयों, होटलों आदि में, अच्छा वॉशिंग मशीन समझ आ गया ना सबको, बिल्कुल। घंटी सबसे इजी टॉपिक, मतलब कतई एकदम क्या कहें, एकदम इजी टॉपिक है। ठीक है, जो स्कूल कॉलेज में विद्युत घंटी बजती है ना, वो होती है। इसमें एक विद्युत चुंबक, लोहचड़, समायोजक पेच, देखो जैसे आपने क्या करा, 6 वोल्ट की बैटरी से विद्युत चुंबक दी, इलेक्ट्रिकल मैग्नेट बनी, तो ये जैसे ही मैग्नेट बनेगी पुश बटन से यहाँ पर भी सप्लाई आएगी, तो ये क्या इससे दब जाएगा। जैसे ही इससे दब जाएगा, प्रेस हो जाएगा, तो क्या होगी, मेरी घंटी बजने लग जाएगी। और इससे देखो जैसे ही नीचे आएगा तो ये बार बार टन 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 आवाज़ करने लगेगा। चित्र में विद्युत घंटी का सर्किट दर्शाया गया। इसमें पुश बटन दबाने से विद्युत चुंबक का परिपथ समायोजक पेज के द्वारा, ये जो ना समायोजक पेज के द्वारा, देखें समायोजक पेज के द्वारा सर्किट मेरा पूरा हो गया। और सॉरी दिख नहीं रहा, ठीक है। और क्या होगा, विद्युत चुंबक उत्तेजित हो जाएगी, एक्साइट होकर। इस प्रकार उत्तेजित विद्युत चुंबक लोहे की छड़ को आकर्षित करेगी और स्ट्राइक करके घंटी पर चोट करती है। अब जैसे ही छड़ के आकर्षित होने पर विद्युत सर्किट चुंबक का परिपथ टूट जाता है और उसका उत्तेजन समाप्त हो जाती है। तो जैसे ही छड़ विद्युत चुंबक से मुक्त होकर समायोजन पेज से स्पर्श करती है, विद्युत चुंबक का परिपथ पुनः पूर्ण हो जाता है और इस प्रकार घंटी बार बार बजती रहती है। तो ये प्रक्रिया प्रति सेकंड लगभग 15 से 20 बार दोहराई जाती है और इस प्रकार घंटी बजने लगती है। बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है इसमें। अब आता है बजर। बजर है ना, आप देखा होगा, जैसे मतलब हॉर्न, बजर को हम लोग हॉर्न भी कह सकते हैं एक तरह से। बजर को आप हॉर्न की तरह से ले सकते हैं। ये भी एक सरल विद्युत चुंबकीय युक्ति है। इसका उपयोग विद्युत घंटी के स्थान पर, घंटी की जगह पर इसका इस्तेमाल करेंगे।
इसमें एक लोहे की क्रोड युक्त कॉइल और एक लोहे की रीड होती है। इसके अतिरिक्त एक पुश बटन रहता है। 220 वोल्ट 30 वोल्ट का एक AC सोर्स होता है। कॉइल का रिएक्टेंस इतना रखा जाता है कि वो 230 वोल्ट पर, देखो नॉर्मल 230 वोल्ट पे एक इलेक्ट्रिकल कॉइल सप्लाई दी और लोहे की छड़ है। जैसे आप बटन दबाओगे कॉन्टैक्ट में आ जाएगा और ये स्टार्ट हो जाती है। बहुत आसान है इसका, ठीक है। इसे पुकार घंटी का कार्य करता है। रीड के 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर कंपन करने, बहुत आसान है, ठीक है, नॉर्मल काम है। जैसे आप पुश बटन दबाएंगे तो कॉइल का सर्किट पूरा हो जाएगा। कॉइल का सर्किट पूरा होगा तो 50 हर्ट्ज की दर पर चुंबकित और विचुंबकित होगी और ये कंपन करने लगेगी। अब जो लोहे की रॉड है वो कंपन करने लगेगी, तो कंपन करने से हमें घंटे की आवाज़ सुनाई देगी। ये हो गया आपका क्या, बजर। अब आता है बर्गलर अलार्म। ये अलार्म में विद्युत घंटे के समान ही कार्य करते हैं, परंतु इनका मुख्य उद्देश्य घर की सुरक्षा से संबंधित है। यानी कि जैसे ही चोर घर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो ये विद्युत घंटी सर्किट को ऑन करके स्विच को चालू, आवाज़ को चालू कर देती है। और ये स्विच दरवाजे, खिड़की तथा रोशनदानों के पीछे लगे रहते हैं। मानो कोई गेट खोले अचानक से तो ये बच जाए, बस इतनी चीज़ है। बाकी कुछ भी काम का नहीं है इसमें। अब आता है फायर अलार्म। अच्छा, ये डायग्राम देख के आपको बहुत डर लग रहा होगा, बहुत, इस डायग्राम को तो भूल जाओ। फायर अलार्म एक ऑटोमेटिक डिवाइस होती है। ये आग लगने पर तुरंत सूचना देती है। इस प्रणाली को भवनों, इमारतों, प्रयोगशालाओं इत्यादि गोदामों में प्रयोग किया जाता है। ये देखो, मेन तो ये बजर है जो बजर बजा के हमें आग की सूचना दे देता है। वर्किंग देखते हैं इसकी कार्यप्रणाली। फायर अलार्म के सर्किट में थर्मिस्टर, एक हीट सेंसर होता है। थर्मिस्टर आपने अभी तक समझ लिया कि एक हीट सेंसिंग डिवाइस होता है। जैसे ही तापमान बढ़ता है, ये देखता है भाई तापमान घट गया तो इसका रेजिस्टेंस घटने लगता है, और जब ताप घटता है तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सामान्य ताप पर इसका रेजिस्टेंस रहता है 10 किलो ओम। ध्यान रखें, फायर सेफ्टी डिवाइस में, थर्मोसेट में सामान्य ताप पर तो रेजिस्टेंस 10 किलो ओम रहता है, लेकिन जैसे ही तापमान 100 डिग्री से अधिक होगा तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस घटने लगेगा। और बाकी सारे इसमें डिवाइसेस होती हैं। आपको ध्यान रखना है कि 555 टाइमर IC का आउटपुट ट्रांजिस्टर T3 से कनेक्ट है। बाकी इसमें काम की चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं देखना मैं, संरचना क्या है, हाँ छोड़ो बस। अब आता है इमरजेंसी लाइट। तो इमरजेंसी लाइट में सिर्फ आपको कितनी बार ध्यान रखनी है, डायग्राम को भूल जाओ। विद्युत सप्लाई असफल हो जाने की स्थिति में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए बैटरी द्वारा इमरजेंसी लाइट नामक विद्युत उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अब एक बात बताओ, जब सप्लाई नहीं होगी तब भी इमरजेंसी लाइट जलेगी, तो वो कैसे चलेगी, बैटरी से सप्लाई मिलेगी उसे, एक बैटरी से, है ना। ये देखो, ये एक बैटरी है, इससे सप्लाई मिलेगी और जब लाइट आ रही है तब तो नॉर्मल दे देगा। अब बैटरी में क्या AC स्टोर होगा, नहीं, बैटरी में होगा DC स्टोर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, AC सप्लाई को, ये आती है रेक्टिफायर में, और इस रेक्टिफायर से AC कन्वर्ट होती है DC में, फिर जाती है बैटरी में, और फिर उस बैटरी से हमें सप्लाई मिलती है टॉर्च को, उस बैटरी से सप्लाई मिलती है टॉर्च को। तो ध्यान रखें, इमरजेंसी लाइट में एक रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन देखें, एक 230 वोल्ट आउटपुट, 6 वोल्ट का मेन ट्रांसफार्मर, ब्रिज रेक्टिफायर, 6 वोल्ट की रिले, बैटरी, न्यूजन लैम्प और SP स्विच का प्रयोग किया जाता है। वर्किंग में आपको बता चुका हूँ कि जैसे ही स्विच को आप ऑन करोगे, मेन ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट को 6 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा AC में, फिर ब्रिज रेक्टिफायर इस AC को DC में परिवर्तित करेगा और ये DC बैटरी को चार्ज करेगी, और इसके साथ ही रिले भी हमारी एक्साइट हो जाएगी। और जब भी सप्लाई जाएगी तो इस बैटरी के थ्रू सीधे सीधे हमारी टॉर्च को सप्लाई मिल जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है। मेंटेनेंस है कि यदि उपकरण में लेड एसिड बैटरी, मान लो कि अगर आपने लेड एसिड बैटरी प्रयोग की है तो टाइम पर उसमें आपको वाटर डालें, ठीक है, डिस्टिल यानी कि डिस्टिल वाटर डालें। और यदि उपकरण में कोई फॉल्ट पैदा हो जाने की स्थिति में जो भी फॉल्टी पार्ट है उसे बदल दें। वर्तमान में तो LED युक्त इमरजेंसी लाइट तथा कम विद्युत शक्ति खपत करने वाले LED बल्ब भी प्रयोग किए जा चुके हैं। अब बारी आती है मोटर पंप सेट की, ठीक है। मोटर पंप सेट आप लोगों ने देखा होगा जिनके खेत वगैरह हैं। तो अंडरग्राउंड वाटर, पेट्रोलियम आदि तरल पदार्थों की निकासी के लिए विद्युत प्रचलित मोटर युक्त पंप प्रयोग किए जाते हैं, जो कि मोटर पंप सेट कहलाते हैं, मोटर पंप सेट कहलाते हैं। भूमिगत तरल पदार्थों की निकासी के लिए मोटर पंप सेट के अतिरिक्त सबमर्सिबल पंप तथा जेट पंप भी प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो अंडरग्राउंड वाटर निकालने के लिए आपने सबमर्सिबल पंप देखे होंगे आज तक, जेट पंप देखेंगे, मगर हम आज आपको पढ़ाएंगे मोटर पंप सेट। तो क्योंकि इनमें से जेट पंप का कार्य सिद्धांत वायु दाब से तरल को ऊपर उठाना है, हम लोग एयर प्रेशर देके तरल को ऊपर उठाते हैं, जबकि मोटर पंप सेट क्या करता है, मोटर पंप सेट तथा सबमर्सिबल का सिद्धांत क्या है, एयर संक्शन, यानी कि एयर को सक करते हैं, इसीलिए इसे चूषण पंप भी कहते हैं। चूषण पंप की जगह आप इसे संक्शन पंप कह सकते हैं, इंग्लिश में कहेंगे संक्शन पंप। अभी चलो, ओहो क्या बात है, मतलब लास्ट पेज ही रह गया, बहुत खुशी हो रही है आज। तो चित्र में मोटर पंप सेट की संरचना दर्शाई गई है। मोटर पंप सेट में दो भाग होते हैं, मोटर और पंप। मोटर और पंप दो भाग होंगे। मोटर किसी भी प्रकार से प्रयोग की जा सकती है, उसका कार्य पंप की शाफ्ट को घुमाना है। मेनली क्या, पंप की जो शाफ्ट है उसे घुमाना है। घरेलू उपयोग में सिंगल फेस 0.5 अश्वशक्ति की कैपेसिटर मोटर प्रयोग की जाती है, जबकि पंपिंग स्टेशन में 3 से 5 हॉर्स पावर की 3 फेज मोटर। ध्यान रखेंगे। अब क्या होता है
कि पंप से जो मोटर घूम रही है उससे पंप कनेक्ट रहता है, इसमें लोह निर्मित एक वायु चूषण पंखा होता है, एक क्या संक्शन पंखा होता है जो इम्पेलर कहलाता है, ठीक है। एक इम्पेलर टाइप की टरबाइन भी होती है वैसे। ये पंखा एक शाफ्ट पर स्थापित होता है और शाफ्ट को मोटर घुमाती है। छोटे आकार के पंप सेट में मोटर तथा पंप एक ही बॉडी में निर्मित होते हैं और इन्हें मोनोब्लॉक पंप कहते हैं। तो जो छोटे आकार का पंप सेट है ना, मोटर पंप सेट, उसमें मोटर और पंप एक ही बॉडी में निर्मित होगी, जिन्हें मोनोब्लॉक। आपसे पूछ लेगा बताओ वो पंप जिसमें मोटर तथा पंप एक ही जगह निर्मित होते हैं, एक ही स्थान पर निर्मित होते हैं, एक ही बॉडी में, वो क्या कहलाते हैं? तो आप क्या टिक करेंगे? मोनोब्लॉक पंप। बात करें इसकी वर्किंग की, तो जैसे ही मोटर को चालू करेंगे तो मोटर शाफ्ट से जुड़ा इम्पेलर घूमने लगेगा और इम्पेलर के घूमने से जो कक्ष की वायु बाहर की ओर धकेली जाएगी और इम्पेलर कक्ष में आंशिक निर्वात उत्पन्न हो जाएगा। तो इम्पेलर कक्ष में इनलेट से पहले वायु चूषण और बाद में तरल पदार्थ चूषण ना, जैसे पहले सारी वायु निकलेगी उसके बाद क्या है, जो लिक्विड है वो बाहर निकलने लग जाएगा। तो इस तरह से मोटर पंप सेट आपका कार्य करता है, ठीक है। मेंटेनेंस की बात करें तो मोटर पंप में बियरिंग में ग्रीस विद्यमान होना चाहिए। दीर्घकाल तक सामान्यतः कोई फॉल्ट नहीं होता है और लंबे समय तक कार्य करने के पश्चात इसकी बेयरिंग कैपेसिटर आदि बदल दें। इसमें वाइंडिंग फॉल्ट युक्त हो जाने पर मोटर को रिवाइंड करना पड़ता है। मान लो फॉल्ट होगा तो रिवाइंड करेंगे। अब बात आती है न्यूट्रल और अर्थ। तो न्यूट्रल और अर्थ इन दोनों के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाएँ और ये वीडियो जरूर देखें, ठीक है। पूरा बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप सभी जाके उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। सो आज हमारे चैप्टर खत्म होता है। देखिए अध्याय 7 जरूर पढ़ें। इसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से देखा है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे टिक कर पाएंगे। फिर भी आपसे जो क्वेश्चन ना हो आप उन्हें नीचे आंसर दे रखा है, सभी क्वेश्चंस के आंसर नीचे दे रखे हैं। इसके बाद जब हम लोग रिवीजन क्लास जब भी स्टार्ट करेंगे तब इन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका अपना चैनल है, सभी लोग दोस्तों को, अपने जितने भी दोस्त हैं सबको ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।